हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन की देवराज चौहान सीरीज़ का नॉवेल कॉन्ट्रैक्ट का तीसरा भाग। 5:30 बज रहे थे। शाम का अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। आसमान में एक दो तारे भी नजर आ रहे थे। कुछ ही देर में रात की काली स्याही फैल जानी थी। मौसम ठंडा हो चुका था। मध्यम बहती हवा में ठंडक मौजूद थी। गफूर मियाँ ने 5:15 एक पुराने से मकान के सामने कार रोकी। ये वीरान इलाका था। एक मकान यहाँ था तो दूसरा काफ़ी दूर था। आसपास पहाड़ियाँ सिर उठाए खड़ी थीं। गफूर मियाँ देवराज चौहान के साथ उस दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया। फौरन ही 35 बरस के व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। वे भीतर प्रवेश कर गए। क्या खबर है? गफूर मियाँ ने दरवाज़ा खोलने वाले से पूछा। देवराज चौहान की निगाह हर तरफ फिर रही थी। छोटा सा साधारण सा मकान था। इधर से 5 बजे पहरा हटना शुरू हो गया था। मैं अभी लौटा हूँ। 8 बजे अब नए सैनिक आ जाएंगे। ठीक है, चाय पिला। फूलो, उसने भीतर की तरफ मुँह करके कहा। 2 कप चाय बना दे। बनाती हूँ, भीतर से औरत की आवाज़ आई। देवराज चौहान और गफूर मियाँ वहाँ बड़ी कुर्सियों पर बैठ गए। वो व्यक्ति खड़ा रहा। बॉर्डर पर नई हलचल नहीं हुई? कोई इधर से उधर नहीं आया? गफूर मियाँ ने उस व्यक्ति से पूछा। 4 दिन से तो कोई नहीं आया। उधर वालों से बात हुई? आज हुई। कोई नई खबर नहीं है। मुनीर बोतल और मुर्गा मांग रहा था। मैंने कह दिया कि मियाँ जी दूर गए, 1-2 दिन में लौटेंगे तब दूंगा। उसने मुस्कुरा कर कहा। मुनीर ज़्यादा बोतलें मांगने लगा है। इसे 10-15 दिन में एक ही देनी है। तभी तो मैंने नहीं दी। बोतलें तो बहुत पड़ी। 10 दिन पहले ही तुम 2 पेटियाँ लाए थे। देवराज चंद ने सिगरेट सुलगाई। इसे उस पार भेजना है। हाँ, ये काम मैं खुद करूँगा। गफूर मियाँ ने देवराज चौहान को देखा। इस्माइल का आदमी आया था। वो कहता है 3 लोगों को सीमा पार करानी है। 30,000 देगा। बोल तो सख्ती बढ़ गई है। 60,000 लगेगा। गफूर मियाँ ने कहा। वो 60,000 नहीं देगा, तुम तो जानते ही हो उसे। 60 के और चुप बैठ जा। 5 दिन में देने को तैयार हो जाएगा। अगर वो मोहसिन के पास चला गया तो? जाने दे। मोहसिन लोगों से पैसे लेकर खा जाता है और सीमा भी पार नहीं कराता। इस्माइल को मोहसिन का ज़रूर पता होगा। मुझे नहीं लगता कि वो उधर का रुख करेगा। खामोश बैठा देवराज चांद क्या उठा। तुम हमेशा यहीं रुकते हो? क्या मतलब? उन 18 लोगों को जब जब भी सीमा पार कराई तो यहीं रुके। हाँ, ये पड़ाव है मेरा। यहाँ से आगे पैदल ही जाना होता है। क्यों? गफूर मियाँ ने देवराज चांद को देखा। मतलब कि हर बार इस आदमी को पता होता है कि तुम किसे सीमा पार करा रहे हो। इसे कुछ नहीं पता होता। गफूर मियाँ ने चुपते स्वर में कहा। जैसे कि तुम्हारे बारे में इसे सिर्फ इतना ही पता है कि तुम मेरे साथ आए हो, मेरे आदमी हो, और तुम्हें सीमा पार करा दी जाएगी, बस। मतलब कि उन लोगों के बारे में भी इसे कुछ पता नहीं कि वो लोग कौन थे? देवराज चौहान ने कहा। ठीक कहा। वो व्यक्ति बातों को समझने की चेष्टा करने लगा। देवराज चौहान ने फिर कुछ नहीं कहा। लोगों को सीमा पार कराना मेरा धंधा है और ये मेरे धंधे में मेरी सहायता करता है और अपना घर चलाता है। समझ गया। ये क्या कह रहा है? उस आदमी ने गफूर मियाँ से पूछा। तुम्हारे काम की बात नहीं है तुम। तभी भीतर से फूलों की आवाज़ आई। चाय तैयार है, ले जाइए। वो तुरंत चाय लेने भीतर चला गया। ये मार्शल के बारे में कुछ नहीं जानता, गफूर मियाँ ने धीमे स्वर में देवराज चौहान से कहा। अगला दृश्य। रात का अंधेरा फैले आधा घंटा हो चुका था। गफूर मियाँ और देवराज चौहान को पैदल चलते 45 मिनट हो चुके थे। इस वक्त शाम के 6:35 बजे थे। देवराज चौहान को रास्ता ठीक से समझ नहीं आ रहा था। ये पहाड़ों जैसी जगह थी। पथरीली पगडंडी थी। कभी ऊंचाई शुरू हो जाती तो कभी ढलान। आगे चलते गफूर मियाँ के पीछे पीछे देवराज चौहान संभल कर चल रहा था। हवा में तेज़ी आ गई थी, जिससे कि ज़्यादा सर्दी का एहसास हो रहा था। उनके चलने की आवाज़ें पत्थर सरकने की आवाज़ें ही उभर रही थीं। पाकिस्तानी सैनिक तुम्हें जानते हैं? देवराज चौहान ने पीछे चलते पूछा। हाँ। उन्हें कहकर भी तो तुम किसी को सीमा पार करा देते होगे। कभी कभी ऐसा भी होता है। बोतलें और मुर्गा उन्हें यूं ही नहीं देता। तो मुझे क्यों नहीं इस तरह? क्योंकि तुम अकेले हो और खाली हाथ हो। ऐसे में आसानी से निकल सकते हो। खामा का किसी से कहने की ज़रूरत ही क्या है? वो शब्द याद रखना, जब पाकिस्तानी सैनिक तुम्हें रोके उन शब्दों को दोहरा देना। इस पर भी अगर समस्या आ गई तो? नहीं आएगी। आई तो मैं तुम्हें बचा लूँगा। घंटा भर सीमा पर ही रहूँगा। पाकिस्तानी सैनिकों से गप्पबाजी करूँगा, कई खबरें लूँगा। अगर तुम पकड़े गए तो मुझे तभी पता चल जाएगा। देवराज चंद ने फिर कुछ नहीं कहा। मन ही मन सोच रहा था, हर किसी का काम करने का तरीका अपना होता है। इस बारे में गफूर मियाँ बेहतर जानता है कि उसे कैसे काम करना है। मुझे नहीं लगता कि तुम वापस लौटोगे, गफूर मियाँ ने गंभीर स्वर में कहा। सभी कहते हो। सही कहते हो, देवराज चौहान बोला। मैं भी नहीं जानता कि मेरे इस्लामाबाद पहुंचने पर क्या होगा।
मैंने कई बार सोचा कि देवेंद्र नागर को भूल जाना चाहिए। मार्शल ऐसा कभी भी नहीं सोचेगा, देवराज चौहान ने कहा। गफूर मियाँ ने कुछ नहीं कहा। 15 मिनट बाद गफूर मियाँ एक जगह ठिठक कर बोला, बस अब आगे तुम्हें ही जाना है। गफूर मियाँ ने एक छोटी सी पगडंडी की तरफ इशारा किया। इस रास्ते पर आगे बढ़ जाओ, जहाँ ये पगडंडी खत्म होती है वहाँ से पाकिस्तान की ज़मीन शुरू हो जाती है। इस तरफ तारों की बाढ़ नहीं है, क्योंकि ये जगह पहाड़ी है। जाओ, सीधे निकल जाओ। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई तो गफूर मियाँ बोला, सिगरेट की रोशनी तुम्हें फंसा सकती है। देवराज चौहान ने सिगरेट एक तरफ उछाली और गफूर मियाँ की तरफ हाथ हिलाता उस अंधेरे से भरी पगडंडी की तरफ बढ़ गया। उसे पता था कि पीछे खड़ा गफूर मियाँ उसे देख रहा है। अब देवराज चौहान के कदमों में तेज़ी आ गई थी। कुछ ही देर में उसके कदम पाकिस्तान की ज़मीन पर होने थे, जहाँ कोई भी उसका दोस्त नहीं था। थे तो दुश्मनी थे। इस काम के लिए पहले भी 18 एजेंट जान गंवा चुके थे। 1.5 साल में उसके साथ जाने कैसे हादसे पेश आने थे। मार्शल की एक बात उसे याद थी कि इस्लामाबाद के एजेंटों में उसने फेरबदल कर दिया। जिन 8 एजेंटों के नाम उसे दिए गए हैं, पहले आने वाले एजेंटों के इनके नाम नहीं दिए गए थे। ये एक अच्छी बात थी, पर देवराज चांद मनी मन इस बात से पीछे नहीं हट रहा था कि इनमें से भी कोई गद्दार हो सकता है। कोई भी देवेंद्र नागर के साथ मिला हो सकता है। कोई भी उसकी मौत का कारण बन सकता है। उसे बहुत सतर्क रहना होगा। परंतु स्थानीय एजेंटों के बिना उसका काम भी नहीं चल सकता था। मार्शल का कहना था कि उसके एजेंट विश्वासी हैं, परंतु देवराज चौहान जानता था कि इन कामों में किसी पर भी पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। पहले जान गंवाने वाले 18 एजेंटों में से जाने कितने दगाबाजी के शिकार हुए हो सकते हैं, ये जानने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उसे सतर्क रहना था। देवराज चौहान का दिल नहीं मानता था कि वो 18 एजेंट इतनी आसानी से कैसे मारे जा सकते हैं। एक भी बच नहीं सका। ये बात उसके गले में अटक रही थी। वो सब नहीं मारे जा सकते थे। 5-6 मिनट में ही देवराज चौहान ने पगडंडी पार कर ली। आगे कच्चा पथरीला रास्ता था, अंधेरे से भरा। कहीं कहीं पेड़ खड़े थे तो कहीं बड़े बड़े पहाड़ी पत्थर पड़े थे। देवराज चौहान रुका नहीं था, आगे बढ़ता गया। गफूर मियाँ के शब्द याद थे उसे कि पगडंडी समाप्त होते ही पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। तो क्या इस वक्त वो पाकिस्तान की ज़मीन पर आ चुका है? देवराज चौहान आगे बढ़ता रहा। नज़रें हर तरफ घूम रही थीं, परंतु अभी तक उसे कोई भी सैनिक नहीं दिखा था। आगे कुछ ढलान आ गई थी। वो तेज़ी से ढलान उतरता चला गया। आसपास अब पेड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी। 5 मिनट में ही वो ढलान उतर चुका था। सामने समतल जगह थी और अंधेरे में कुछ साए इधर उधर घूमते दिखे। हालांकि वो दूर थे, परंतु देवराज चौहान ने उनका आभास पा लिया था कि उधर कुछ लोग हैं। यकीनन वो पाकिस्तानी सैनिक ही होंगे। अब रुकना ठीक नहीं था। देवराज चौहान आगे बढ़ता रहा। 2 मिनट बाद ही पीछे से कड़कती आवाज़ कानों में पड़ी, रुक जाओ। देवराज चौहान थम गया। उसी पल कदमों की आहट के साथ पीछे से गन उसकी पीठ पर आ लगी। तुम सीमा पार करके आ रहे हो? पीछे से कठोर आवाज़ में कहा गया। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? 2 क्षणों की चुप्पी के बाद देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, मीर अली। पाकिस्तानी हो? हाँ, इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ। तुम्हें मालूम नहीं कि पाकिस्तान बहुत जल्द दुनिया की सबसे खूबसूरत देश बनने वाला है? देवराज चौहान के इन शब्दों के साथ ही उसकी पीठ से गन हट गई। पीछे खड़ा सैनिक देवराज चौहान के सामने आता कह उठा, ये तुमने पहले क्यों नहीं कहा? अब कह दिया। तभी एक और सैनिक पास आता बोला, कौन है ये? अपना ही है, पास खड़े सैनिक ने उससे कहा। फिर देवराज चौहान से बोला, हिंदुस्तान के क्या हाल है उधर? हमेशा की तरह बुरे। देवराज चौहान हंसा। हम हिंदुस्तान को चैन की सांस लेने ही नहीं देते। मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में आ मिले तो पाकिस्तान कितना बड़ा हो जाए। सैनिक हंसा। और तब मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाऊँ। देवराज चौहान ने मुस्करा कर कहा, तुम प्रधानमंत्री बनोगे? क्यों नहीं बन सकता, जबकि हिंदुस्तान पाकिस्तान में मिल सकता है तो। इन बातों को छोड़ो, दूसरा सैनिक बोला। तुम जाओ दोस्त, उसने देवराज चौहान से कहा। देवराज चौहान आगे बढ़ गया। तभी पीछे से पहले वाले सैनिक की आवाज़ आई, ठहरो। देवराज चौहान ठिठक कर पलटा और उसे देखने लगा। अंधेरे में चेहरा स्पष्ट नहीं था। 2 घंटे लग जाएंगे तुम्हें पास के गांव में पहुंचते पहुंचते। हमारा एक सैनिक जीप लेकर गांव तक जाने वाला है। तुम उसके साथ चले जाना, 20 मिनट में पहुंच जाओगे। उस सैनिक ने पुनः कहा। अगला दृश्य, जीप की हेडलाइट की रोशनी रास्ते पर पड़ रही थी। ये कच्चा और पथरीला रास्ता था। जीप बार बार उछल रही थी, परंतु ड्राइव करने वाला सैनिक दक्ष था इन रास्तों पर जीप चलाने में। मौसम में ठंडक थी। अंधेरे में हर तरफ पेड़ खड़े ही नजर आ रहे थे। आसमान में चांद निकला हुआ था। तुम्हें पहले कभी नहीं देखा।
सैनिक ने बात करने के अंदाज में कहा। मैं बहुत कम सीमा पार जाता हूँ, देवराज चौहान बोला। मैंने सुना है कि हमने हिंदुस्तान को बहुत कमज़ोर कर दिया है, सैनिक ने कहा। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह ख़राब हो गई है क्योंकि हमने नकली नोट छाप कर हिंदुस्तान में फैला दिए। बाकी कसर हमारे लोगों ने दंगे करके पूरी कर दी। क्या हिंदुस्तान वास्तव में बुरे हाल में है? ऐसा कुछ नहीं है, हिंदुस्तान में सब ठीक चल रहा है। पर मैंने तो सुना है कि वहाँ कुछ भी ठीक नहीं। गलत सुना है दोस्त। मैंने तो ये भी सुना है कि शायद हिंदुस्तान कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर दे। इस बारे में हिंदुस्तान में मीटिंगें हो रही हैं। कश्मीर देखकर हिंदुस्तान शांत जीवन बिताना चाहता है। तुमने किससे सुना? अपने साथी फौजियों से। और उन्होंने किससे सुना? शायद बड़े अफसरों से। तुम्हारा अपना दिमाग नहीं है? देवराज चांद मुस्कुरा पड़ा। क्या मतलब? मैंने कहा तुम्हारा अपना दिमाग नहीं है? क्या तुम नहीं सोच सकते कि क्या सही है क्या गलत? मैं क्या सोचूं? मुझे सुनने को मिला कि क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान से कमज़ोर है जो कश्मीर दे देगा। मतलब कि ऐसी कोई बात नहीं, ज़रा भी नहीं। हिंदुस्तान कश्मीर क्यों देगा? ओह, मैं तो खुश था कि हमें कश्मीर मिलने वाला है। हिंदुस्तान में पाकिस्तान जो कर रहा है उससे हिंदुस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कभी भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान में रहने वाले हमारे मुसलमान भाई, भाई बाद में, पहले वो हिंदुस्तानी है। वो अपने को हिंदुस्तानी कहते हैं, देवराज चांद बोला। हैं तो हमारे भाई। बोला तो बाद में, पहले वो हिंदुस्तानी है। तुम अजीब सी बातें कर रहे हो। मैं सच और सही बात तुम्हें बता रहा हूँ। ऐसी बातें कम ही सुनने को मिलती हैं। तुम्हारा लहजा पाकिस्तानी नहीं लग रहा। हिंदुस्तान से आए हो ना, तभी मेरा लहजा बदला बदला सा है। एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। हिंदुस्तान के शहर कैसे हैं? हमारे शहरों की तरह ही हैं या बेहतर है? बेहतर है, खूबसूरत है। लगता है तुम हिंदुस्तान से प्रभावित हो। एक बार हिंदुस्तान हो आओ, अपनी बात का तुम्हें खुद ही जवाब मिल जाएगा। मैं कैसे जा सकता हूँ? उसने गहरी सांस ली। ड्यूटी से ही फुर्सत नहीं मिलती। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा और सिगरेट सुलगा ली। यह हिंदुस्तानी सिगरेट है? सैनिक ने पूछा। हाँ। एक मुझे भी दो। देवराज चौहान ने एक सिगरेट उसे दे दी। तुम अब कहाँ जाओगे? सैनिक ने सिगरेट कमीज़ की जेब में रखते पूछा। इस्लामाबाद। मैं तुम्हें ऐसे घर के बाहर छोड़ दूंगा जो तुम्हें इस्लामाबाद पहुंचाने का काम कर देंगे, सैनिक ने कहा। अगर रात गांव में बिताना चाहो तो उसका इंतज़ाम भी कर दूंगा, जैसा तुम चाहो। मैंने रुकना नहीं है, इस्लामाबाद पहुंचना है। देवराज चांद दूर गांव की नज़र आती रोशनियों को देखते बोला। अगला दृश्य। वो टेम्पो था जिसमें देवराज चौहान ने इस्लामाबाद तक का सफ़र किया था। सैनिक ने उसे एक घर के सामने उतार दिया था। वहीं से टेम्पो और ड्राइवर का इंतज़ाम हुआ। 15 घंटों का सफ़र था और 12,000 में बात तय हुई। देवराज चांद टेम्पो के पीछे वाले हिस्से में टूटी फूटी नींद लेता आया था। टेम्पो चलाने वाला 50 बरस का पतला लंबा दाढ़ी वाला व्यक्ति था। रास्ते में एक जगह रुककर खाना भी खाया। टेम्पो वाला सब ठिकाने जानता था। खाना अच्छा था, मज़ेदार था। सुबह 6 बजे चाय पी गई थी और दोपहर के 2 बजे इस्लामाबाद पहुंच गए। देवराज चौहान ने टेम्पो वाले से कहा कि इस्लामाबाद की घनी आबादी वाली जगह उसे उतारे। टेम्पो वाले ने भीड़ भाड़ वाले चौराहे के पास उसे उतारा। देवराज चौहान ने उसे 12,000 दिए और वो चला गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और हर तरफ नज़रें घुमाने लगा। मंजिल दूर थी, रास्तों का पता नहीं था। इस्लामाबाद के करीम नगर के इस फुटपाथ पर खड़ा देवराज चौहान ने आगे के रास्तों के बारे में सोचा कि क्या उसे होटल में ठहरना चाहिए। परंतु होटल में ठहरने का उसे कोई फ़ायदा नज़र न आया। जो भी हो, उसे मार्शल के एजेंटों से तो संबंध बनाना ही पड़ेगा, तभी आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। देवराज चौहान ने मन ही मन उन ऑटो एजेंटों के बारे में सोचा। उसके बाद कासिम रहमान को फ़ोन करने की सोची, जो कि 4-5 टैक्सियों का मालिक था। देवराज चौहान ने पब्लिक बूथ ढूंढा और मन ही मन कासिम रहमान का नंबर दोहराते उसे फ़ोन किया। उधर से फ़ौरन ही फ़ोन उठाया गया। देवराज चौहान ने फ़ौरन सिक्का डालते हुए बात की। हेलो, हुक्म जनाब। उधर से आवाज़ आई। कहाँ के लिए गाड़ी चाहिए? कासिम रहमान, देवराज चौहान बोला। हाँ। एकाएक उसकी आवाज़ में सतर्कता उभरी। मिशन ज़ीरो। ओह, हुक्म जनाब। उधर से कासिम रहमान ने फ़ौरन कहा। मैं अभी अभी इस्लामाबाद पहुंचा हूँ। क्या तुम्हारे पास रहने को जगह है? देवराज चौहान ने पूछा। सब कुछ है जनाब। यह बताइए कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं? देवराज चौहान ने आसपास की इमारतों और बोर्ड्स को देखकर उसे बताया। समझ गया, आप वहीं रहिए, मैं 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अगला दृश्य। कासिम रहमान 50 बरस का थोड़ा मोटा व्यक्ति था। लंबाई 5-4 फीट थी। उसने पठानी सूट पहना हुआ था, क्लीन शेव था और ड्राइविंग सीट पर जब बैठता था तो पेट स्टेयरिंग के साथ लग जाता था। वह आसानी से देवराज चौहान को मिल गया। टैक्सी खुद चला कर आया था। जब वो टैक्सी से बाहर निकला तो देवराज चौहान को बूथ के पास ही खड़े पाया। वो सीधा देवराज चौहान के पास पहुंचकर बोला, मिशन ज़ीरो। देवराज चौहान ने फ़ौरन हाँ में सिर हिला दिया। आओ दोस्त। कासिम रहमान मुस्कुराया। तुम दूर से ही पहचाने जा रहे हो कि पाकिस्तानी नहीं हो। कुछ तुम्हारा चेहरा तो कुछ तुम्हारा पहनावा।
तुम्हें यहाँ के लोगों जैसा दिखना चाहिए। तुम मुझे यहाँ के लोगों जैसा बना देना। दोनों टैक्सी में बैठे। पीछे बैठो, तुम्हें सवारी लगना चाहिए, कासिम रहमान ने टोका। देवराज चौहान पीछे वाली सीट पर बैठ गया। कासिम रहमान ने टैक्सी आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें रहने को ठिकाना चाहिए, वो सब कुछ चाहिए जो शहर में नए आए आदमी को ज़रूरत होती है। देवराज चौहान बोला, समझ गया, रहने की कोई समस्या नहीं। मेरे घर की छत पर 2 कमरों का सेट खाली है, नीचे मेरा परिवार रहता है, खाना पीना तुम्हें नीचे से मिल जाया करेगा, कासिम रहमान ने कहा। मैं यहाँ खाने रहने नहीं आया, देवराज चौहान ने कहा। जानता हूँ। कासिम रहमान का सर गंभीर हो गया। कल मार्शल का फ़ोन आया और कोड वर्ड बताकर कहा कि जो आदमी कोड वर्ड बोले उसकी हर तरह से मुमकिन सहायता करो, जो कहे वो बात मानो। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। मैं नहीं जानता कि तुम क्या काम करने वाले हो। देवराज चौहान चुप रहा। हिंदुस्तान से आए हो? हाँ। सीधे? कल शाम को सीमा पार की थी। देवराज चौहान बोला। काम क्या है? कासिम रहमान ने पूछा। देवेंद्र नागर, देवराज चौहान ने कहा। कासिम रहमान कुछ खामोश रहकर बोला, अब समझा कि कोड वन मिशन ज़ीरो क्यों रखा गया। क्यों? क्योंकि इस मिशन पर 18 एजेंट 1.5 साल में मारे जा चुके हैं और नतीजा ज़ीरो रहा। यह खतरनाक काम है जो तुम करने आए हो, और मार्शल को गारंटी नहीं होगी कि यह काम पूरा हो जाएगा। कासिम रहमान गंभीर था। उन 18 में से किसी एजेंट से तुम मिले? नहीं, सिर्फ सुना ही है। वो कैसे मरे? देवेंद्र नागर यानी कि हाजी खान को मारने की कोशिश में। मैंने पूछा कैसे मरे? खुलासा नहीं जानता। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? देवराज चौहान ने पूछा। सब कुछ। सब कुछ में क्या आता है? सब कुछ आता है, कासिम रहमान ने दृढ़ स्वर में कहा। पहले के 18 एजेंट मारे गए। क्या तुम्हें लगा कि कोई मार्शल से गद्दारी कर रहा हो सकता है? इस बारे में मैंने सोचा ज़रूर था, लेकिन समझ कुछ नहीं आया, क्योंकि ना तो मैं उन एजेंटों को जानता था जो देवेंद्र नागर को मारने आए थे, ना ही मैं यहाँ स्थित उन एजेंटों को जानता था जिन्होंने उनकी सहायता की। मतलब कि ये मानते हो कि कोई गद्दारी कर रहा हो सकता है। ऐसा हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं। देवेंद्र नागर और हाजी खान कोई मामूली शख्सियत नहीं है। वो भी दम रखता है। उसने मार्शल के 2-4 एजेंटों को खरीद लिया तो कौन सी बड़ी बात है। मेरा मानना है कि वो 18 के 18 एजेंट इस तरह नहीं मारे जा सकते। कोई गद्दार बीच में होना चाहिए। कासिम रहमान चुप रहा। इस बार मार्शल ने उन सबको बदल दिया है कि मेरी मुलाकात उनसे न हो। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, कासिम रहमान ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे नहीं जानकारी कि मार्शल का प्रोग्राम क्या है, प्लानिंग क्या है। हमें एक दूसरे के बारे में या बीच की बातें नहीं बताई जाती। मुझे तो तुम्हारे बारे में ये भी नहीं बताया गया कि वो कोई एजेंट भेज रहे हैं देवेंद्र नागर के लिए। अब तुम आए हो तो तुम्हें इतना ज़रूर कहूँगा कि तुम खतरे में पड़ चुके हो, क्योंकि तुमने देवेंद्र नागर की हत्या करनी है। इस काम को करने आए पहले के 18 एजेंट जान गंवा चुके हैं। तुम भी मारो जाओ तो मेरी नज़रों में मामूली बात होगी। तुम ऐसा इसलिए सोच रहे हो कि पहले 18 की जान जा चुकी है। हाँ। देवेंद्र नागर और हाजी खान के बारे में क्या जानते हो? क्या जानता हूँ? टैक्सी चलाते कासिम खान ने होंठ सिकोड़े। बहुत कुछ जानता हूँ। सीधे शब्दों में कहूँ तो वो पाकिस्तान का खतरनाक आदमी है, दबंग नेता है, बहुत बड़ा बदमाश है वो। कैसे? उसके खिलाफ कई हत्याओं के केस चले, पर या तो गवाह पीछे हट गए या जज को नोट पहुंचा दिए गए। एक जज की तो हत्या भी करवा दी। शायद वो नोट लेने को तैयार नहीं था। तब इस बात को लेकर खूब हो हल्ला हुआ था। हाजी खान का नाम उछला था, लेकिन बाद में सब शांत हो गए। हाजी खान का कुछ नहीं बिगड़ा। वो सब हत्याओं से बरी हो गया। राजनीतिक पार्टी में उसका खूब दबदबा है। पार्टी के बड़े नेता भी हाजी खान का रौब खाते हैं। कोई भी उससे झगड़ा करने को तैयार नहीं होता। पार्टी वही करती है जो हाजी खान चाहता है। और देवराज चौहान ने कश लिया। उसके आदमी खूबसूरत लड़कियों को हाजी खान के लिए उठा ले जाते हैं। ये बात जग जाहिर है। जानने वाले जानते हैं। ताकत का फ़ायदा उठा रहा है वो। ताकत भी पैसा भी। हाजी खान के पास पैसा खूब है। पैसा कहाँ से आता है उसके पास ये पता नहीं। अपनी पार्टी के 2 नेताओं के साथ उसके मतभेद हुए। 2 महीनों में दोनों मारे गए। एक की ट्रक एक्सीडेंट में मौत हो गई और दूसरा मॉर्निंग वॉक के वक्त एक गाड़ी से कुचल कर मर गया। ऐसा है हाजी खान। वो सबसे बड़ा गुंडा है। वो आतंकियों की साइड लेता है। कैसी सिक्योरिटी में रहता है? ज़बरदस्त। परंतु मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं जानता। कहो तो पता कर दूंगा। मैं इस तक कैसे पहुंच सकता हूं? मेरे ख्याल में तो नहीं पहुंच सकते। इस कोशिश में पहले भी 18 एजेंट मारे जा चुके हैं। तुम जानते हो कि ये काम ही मुझे पूरा करना है। जो पहले आए थे वो भी ये काम पूरा करने आए थे, परंतु खुद मारे गए। ये कहकर तुम मेरी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ दोस्त। तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। देवराज चौहान। मार्शल के पुराने एजेंट हो। मेरा मार्शल से कोई वास्ता नहीं। क्या मतलब? मेरे एक दोस्त को मार्शल बचा सकता है। मैं उसे बचा देखना चाहता हूँ। ऐसे में मार्शल और मेरे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि अगर मैं पाकिस्तान में हाजी खान को मार देता हूँ तो मेरा दोस्त बच जाएगा। ये मार्शल ने गलत किया। क्यों? राह चलते किसी को भी उसने इस्लामाबाद भेज दिया कि हाजी खान को मार दे। जबकि 10 लोग एक साथ भी आ जाएं तो हाजी खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
मार्शल को ऐसा कमज़ोर खेल नहीं खेलना चाहिए था। मार्शल कभी भी कमज़ोर खेल नहीं खेलता, देवराज चौहान ने कहा। तो मैं मैदान में लाकर खेल तो रहा। मैं पहले भी मार्शल के लिए काम कर चुका हूँ। लेकिन एजेंट तो एजेंट ही होते हैं, उन्हें हर तरह का प्रशिक्षण मिलता है, वो सब कुछ। तुमने सही कहा कि एजेंट तो एजेंट ही होते हैं। तभी 18 एजेंटों को गंवाने के बाद उसने मुझे भेजा। कासिम रहमान ने शीशे में से देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने कश ली और सिगरेट खिड़की के बाहर गिरा दी। तो तुम कहना चाहते हो कि प्रशिक्षण प्राप्त एजेंटों से तुम बेहतर हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस काम में एजेंट सफल नहीं हो रहे तो मार्शल ने मेरे को भेजकर चांस लिया कि तुम हो कौन, क्या करते हो, ये नहीं बता सकता। परंतु मेरे ख्याल में देवेंद्र नागर को मेरे जैसा इंसान चाहिए। हाजी खान बहुत खतरनाक है। शायद तुम मेरी इस बात को ठीक से समझ नहीं रहे, कासिम रहमान ने गंभीर स्वर में कहा। समझ चुका हूँ। तो मैं मौत से डर नहीं लगता? मैं यहाँ डरने नहीं आया, मरने भी नहीं आया, अपना काम पूरा करने आया हूँ। देवराज चौहान मुस्कुराया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ दोस्त कि तुम कैसे इंसान हो। कासिम रहमान ने गहरी सांस ली। अगला दृश्य। मध्यम वर्गीय कॉलोनी में कासिम रहमान का मकान था। वह देवराज चौहान के साथ घर पहुंचा। घर में बीवी रेहाना थी, दो बेटियां थीं। बेटा पढ़ने गया हुआ था। कासिम ने देवराज चौहान का परिचय मीर अली के नाम से कराया और बताया कि ये मेरे बचपन का दोस्त है, कराची से आया और कुछ दिन यहीं रहेगा। रेहाना ने चाय और खाने पीने का सामान दिया उन्हें। घंटा भर बैठने के बाद कासिम रहमान ने कहा, आओ तुम्हें ऊपर का कमरा दिखा दूँ मीर अली। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। अब्बा। तभी कासिम की 20 वर्षीय बेटी बोली, मेहमान का सामान तो है नहीं? है, स्टैंड पर रखा है, मैं ले आऊँगा। कासिम रहमान ने अपनी बेटी का सिर थपथपाया। ऊपर जाने के लिए बाहर से सीढ़ियाँ थीं। दोनों ऊपर छत पर पहुँचे। वहाँ अच्छा खासा 2 रूम सेट बना हुआ था। बेड, अलमारी, ज़रूरत की हर चीज़ थी यहाँ। मेरे ख्याल में तुम यहाँ रह लोगे, कासिम रहमान ने कहा। देवराज चौहान ने सिर हिला दिया। तुम्हारे साइज़ के कुछ जोड़े कपड़े मैं बाजार से खरीद कर ले आता हूँ। देवराज चौहान कुर्सी पर बैठता बोला। तुम कोई सलाह दोगे कि मैं अपना काम कैसे शुरू करूँ? काम तुमने करना है। कासिम रहमान सोच भरे सर में कह उठा। इसके लिए तुम्हारे पास हाजी खान के बारे में पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। वो है नहीं। मुझे कल का दिन दो, मैं जानकारी इकट्ठी करूँगा। एक दिन में ज़्यादा जानकारी नहीं जुटा सकते। देखता हूँ कल क्या क्या मालूम कर पाता हूँ। मार्शल ने मुझे पहले ही बता दिया होता ऐसा कोई काम है तो मैं सारी तैयारी पहले से ही करके रखता। अब वक्त ख़राब ना होता तुम्हारा। मेरे को वक्त की कोई परवाह नहीं। काम पूरा करना है, बेशक कितना भी वक्त लगे। मार्शल ने तुम्हें या अन्य एजेंटों को इसलिए कुछ नहीं बताया कि वो मेरे काम में दखल नहीं देना चाहता। मैं कैसे काम करूँ इस बात की मुझे आज़ादी है। मार्शल के नियम या उसका काम करने का ढंग मुझे पसंद नहीं। हिंदुस्तान से अकेले आए हो? हाँ, कोशिश करके देख लो, कासिम रहमान ने बेचैनी से कहा। पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। देवराज चौहान के चेहरे पर मुस्कान उभरी और लुप्त हो गई। बस एक बात का ध्यान रखना कि हाजी खान को ना पता चले कि तुम यहाँ हो। यहाँ मेरा परिवार भी है। मेरी वजह से तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं होगा। मैं अभी हाजी खान के काम पर लग जाता हूँ, आधा दिन पड़ा है। आज ही बहुत कुछ पता, उसके सुरक्षा सिस्टम के बारे में ख़ास तौर से पता करना। वो कहाँ कहाँ जाता है, आने जाने का कोई फ़िक्स टाइम हो तो वो पता करना। उसकी कितनी बीवी हैं? एक। लेकिन लड़कियों की उसे कोई कमी नहीं, बता ही चुका हूँ। उसके खास मिलने वालों के बारे में भी पता करो। कासिम रहमान पलटते हुए क्या उठा। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो नीचे मेरे परिवार से कह, मुझे एक मोबाइल चाहिए। फ़ोन? कासिम ठटका, फिर जेब में हाथ डालकर एक फ़ोन निकाला। ये तुम रख लो, ये मेरा नया नंबर है, परंतु इसका इस्तेमाल मैंने अभी शुरू नहीं किया। देवराज चौहान ने फ़ोन लिया। कासिम रहमान बाहर निकल गया। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और सोचों में गुम हो गया। उसे देवेंद्र नागर की बारीक से बारीक जानकारी चाहिए थी। उसके बाद ही सोच समझकर कोई करना होगा। देवराज चौहान ने मन ही मन मार्शल के बाकी एजेंटों पर नज़र मारी। एकाएक उसकी नज़र आदिल वारसी पर जा टिकी, जो कि सेल्समैन था और माथुर ने बताया था कि वो खबरें निकाल लाने में माहिर है। आदिल वारसी के पास शायद देवेंद्र नागर की जानकारी हो। कोई हर्ज नहीं था आदिल वारसी से बात कर लेने में। खाली बैठने का कोई फ़ायदा नहीं था, समय के इस्तेमाल में ही फ़ायदा था। देवराज चौहान ने आदिल वारसी का नंबर मिलाया। बेल जाने के बाद फ़ौरन ही कानों में आवाज़ पड़ी, हेलो, आदिल वारसी। देवराज चौहान बोला, जी जनाब, आप कौन? मिशन ज़ीरो। जवाब में आदिल वारसी की आवाज़ लंबे पलों के बाद आई। मैंने सुना नहीं, दोबारा कहना। मिशन ज़ीरो। सुना। इस बार सर में गंभीरता आ गई थी। मेरे लायक कोई सेवा? मेरे ख्याल में हमें मिलना होगा, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। अगर तुम्हारे पास देवेंद्र नागर की जानकारी है तो फिर तो मिलना ही ठीक रहेगा। इस वक्त 4:30 बजे। कब, कहाँ, कितने बजे आऊँ? तुम ही कोई जगह बताओ जो लाल कुआं के पास पड़ती हो। मैं इस वक्त लाल कुआं के पास हूँ। उधर से आदिल वारसी ने जगह समझा कर कहा, 25 मिनट में आप यहाँ पहुँच जाएंगे। वक्त क्या होगा? 1 घंटे बाद ठीक रहेगा, देवराज चौहान बोला। मैं पहुँच जाऊँगा। हम पहचानेंगे कैसे एक दूसरे को?
उधर से आदिल वारसी ने कहा, मेरे हाथ में ब्राउन कलर का ब्रीफ केस होगा। मेरी लंबाई 5 फुट 10 इंच है। मेरी मूछें हैं। मैं क्लीन शेव्ड हूँ और मैंने पैंट कमीज़ पहनी होगी। मैं ब्राउन पैंट और सफ़ेद कमीज़ में हूँ। इतनी पहचान काफ़ी है। 1 घंटे बाद हम वहीं पर मिलेंगे। देवराज चौहान ने फ़ोन बंद कर दिया। अगला दृश्य, वो मोहम्मद मार्ग था जहाँ सिनेमा हॉल था। वो सिनेमा हॉल के बाहर तयशुदा जगह पर मिले। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। आदिल वारसी 5 फीट 10 इंच लंबा था। चेहरा लाल था। नाक तीखी थी। वो उत्साह में भरा रहने वाला व्यक्ति था। 30-32 का लगता था, जबकि उम्र 40 को छू रही थी। शरीर पतला था। हाव भाव में चुस्ती थी। क्लीन शेव था। वो कार पर वहाँ पहुँचा था। देवराज चांद उसे कार से निकलते देख लिया था। कपड़ों के रंग की वजह से आसानी से पहचाना और उसकी तरफ बढ़ गया। आदिल वारसी ने भी उसे पहचाना और ठटक गया। पास पहुंचकर देवराज चौहान ने उससे हाथ मिलाया। तुमसे मिलकर खुशी हुई, आदिल वारसी बोला। तो मार्शल ने देवेंद्र नागर के लिए अब तुम्हें भेजा है? हाँ। पहले वालों का क्या हाल हुआ मालूम है? पता है। आदिल वारसी ने देवराज चौहान को गहरी निगाहों से देखते सिर हिलाकर पूछा। नाम क्या है? देवराज चौहान। हिंदुस्तान से आए हो? देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिलाया। कार में आ जाओ। दोनों कार में बैठे। वारसी ने कार आगे बढ़ा दी। कब आए? वारसी ने पूछा। कल। इस्लामाबाद आज पहुंचा। ठहरे कहाँ? कहीं नहीं ठहरा, यूं ही रात बिता ली कहीं, देवराज चौहान ने कहा। रहने को जगह चाहिए तो मैं दिला देता। ज़रूरत नहीं, मैं तुमसे जानकारी चाहता हूँ। ऐसी जगह चलो जहाँ हम आराम से बात कर सकें। कार सड़कों पर दौड़ती रही। अकेले हो? आदिल वारसी ने पूछा। हाँ। देवेंद्र नागर उर्फ हाजी खान की हत्या करने आए हो? हाँ। काम कठिन है। तुम किस दिन काम आओगे? आशल के एजेंट हो, इस्लामाबाद में हो। मेरे काम आसान बनाओ। हाजी खान, मेरे बस से बाहर की बात है। ये बात मार्शल से कह दूँ? देवराज चांद बोला। कह दो, जो सच है वो सच ही है। मार्शल तुम्हें मोटा पैसा देता है। तुम्हें उसके काम आसान करने चाहिए। मैं इनकार नहीं कर रहा। ये कहा है कि काम कठिन है। 18 एजेंट इस काम के लिए मारे जा चुके हैं। 18 के 18 इतनी आसानी से नहीं मारे जा सकते। क्या मतलब? किसी ने गद्दारी की है। किसी ने खबरें देवेंद्र नागर तक पहुंचाई। देवराज चौहान बोला। इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें उन एजेंटों का पता है जो पहले एजेंटों को सहायता दे रहे थे? नहीं पता। इस तरह एजेंटों की जानकारी मार्शल दूसरों को नहीं देता। तुम मार्शल से उनके बारे में जान सकते हो। उनके बारे में पता करके क्या उनमें से गद्दार को ढूंढोगे? आदिल वारसी ने पूछा। मैं गद्दार को ढूंढने नहीं आया। मुझे लगता नहीं कि तुम हाजी खान को मार दोगे। तुम्हारी जान जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। वारसी बोला। पहले वाले 18 एजेंट जो जान गंवा बैठे वो कम नहीं थे, पर मारे गए। तुम मेरी जान की चिंता मत करो। चिंता तो होती है। तुम्हारे साथ मैं भी जुड़ गया हूँ। मेरे बारे में हाजी खान ने जाना तो मेरी जान भी जा। डर रहे हो? मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है आने वाले वक्त में। ये काम मौत से भरा है। मेरा तो ख्याल था कि इस बार मार्शल एक साथ 5-7 एजेंटों को भेजेगा इस काम के लिए। तुम लोग हो मेरे साथ? मतलब कि मेरे जैसे और भी हैं इस काम में तुम्हारे साथ? हाँ। मिले उनसे? मिलना शुरू किया है। एक ने मुझे बताया कि हाजी खान को मारना ज़्यादा मुश्किल नहीं। देवराज चौहान बोला। फिर तो तुम्हें उसी की सहायता लेनी चाहिए। फ़ायदे में रहोगे। आदिल वारसी का सर कड़वा हो गया। मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा नहीं कह सकता। हाजी खान की ताकत से कोई भी अनजान नहीं होगा। तुम ये बात गलत कह रहे हो। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी, फिर लुप्त हो गई। तो तुम्हारे पास हाजी खान यानी देवेंद्र नागर की जानकारी है? ज़रूरत से ज़्यादा। मैंने खोद खोद कर हाजी खान के बारे में जानकारी इकट्ठी कर रखी है, परंतु इस बारे में अभी तक मार्शल ने मेरे से संबंध नहीं बनाया था तो मैं चुप रहा। अब अचानक ही तुम आ गए। मेरे आने के बारे में मार्शल ने कब बताया? नहीं बताया। कल फ़ोन पर मार्शल ने कोड वर्ड बताया कि इस कोड वर्ड को पूरी सहायता की जाए। जब फ़ोन पर तुमने देवेंद्र नागर की जानकारी के बारे में कहा तो मैं समझ गया कि मार्शल ने तुम्हें क्यों, किस काम के लिए भेजा है। मुझे जानकारी इकट्ठी करने में काफ़ी मेहनत करनी होगी। वक्त भी बहुत लगेगा, इसलिए तुम्हारा वक्त और मेहनत अब बच जाएगी। जो जानना है मुझसे जान लो। सामने ही भीड़ भरा बाजार दिखने लगा था। कार भीड़ वाली सड़क पर प्रवेश कर गई थी। शाम हो चुकी थी, परंतु अभी अंधेरा नहीं फैला था। दुकानों की रोशनियां जल उठी थीं। देवराज चौहान की नज़रें बाहर ही रहीं। ये कौन सी जगह है? देवराज चौहान ने पूछा। मीर बाज़ार। इस्लामाबाद के चंद खास बाज़ारों में से एक है। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। आदिल वारसी ने एक 6 मंजिला इमारत के साथ बनी पार्किंग में कार ले जाकर रोकी। यह पार्किंग 4 दीवारी के भीतर बनी हुई थी। पार्किंग वाले 4-5 व्यक्ति नजर आ रहे थे। पार्किंग भी काफ़ी बड़ी थी। कारों की कतारें दूर तक लगी दिख रही थीं। अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होना शुरू हो गया था। तभी 50 वर्षीय पार्किंग अटेंडेंट वहां पहुंचा। जनाब जी, नमस्कार। वारसी ने मुस्कुराकर उससे कहा। कैसे हैं हुजूर? उस व्यक्ति ने आदर भरे सर में कहा। खुदा की मेहरबानी से सब ठीक चल रहा है। वारसी ने गाड़ी बंद की। साहबजादे अब ठीक हैं? आपकी मेहरबानी से।
आपने अच्छी नौकरी लगवा दी उसकी, वो खुश है। मेरे लायक कोई सेवा हो तो कहिए। कुछ वक्त मैंने कार में ही अपने दोस्त के साथ बातचीत में गुजारना है, 2 बढ़िया चाय ला दीजिए। कहने के साथ ही वारसी ने जेब से नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया तो वो क्या उठा। पैसा देकर क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं हुजूर, मैं अभी चाय लाता हूँ। वो चला गया। वारसी ने गर्दन घुमाकर देवराज चौहान को गंभीर निगाहों से देखा। अब पूछो क्या जानना चाहते हो। देवराज चौहान ने कार का शीशा नीचे किया और सिगरेट सुलगाकर कहा, देवेंद्र नागर के बारे में सब कुछ जानना है। सब कुछ में बहुत कुछ आ जाता है। जो जानना चाहते हो वो पूछो। मैं देवेंद्र नागर तक पहुंचना चाहता। ये कठिन काम है, असंभव सा। मुझे उसकी सिक्योरिटी के बारे में बताओ। पाकिस्तान सरकार ने उसे सिक्योरिटी दे रखी है, Z+ सिक्योरिटी। जब वो बंगले पर रहता है तो 15 गनमैन वहाँ तैनात रहते हैं, जो कि खतरनाक कमांडो माने जाते हैं। महंगे इलाके में उसका बंगला है और बाहरी गेट से लेकर छत तक गनमैन फैले रहते हैं। कोई मिलने आए तो बाहरी गेट के पास मौजूद केबिन से ही इंटरकॉम पर भीतर बात की जाती है। बंगले पर हाजी खान कम ही लोगों से मिलता है। बंगले के भीतर 8 नौकर हर वक्त रहते हैं, जिनमें 2 ड्राइवर हैं, एक हाजी खान का पीए, बाकी 5 बंगले का काम संभालते हैं। इसके अलावा उसकी पत्नी और 2 बच्चे हैं। स्पष्ट बात तो यह है कि बंगले में कोई भी बाहरी व्यक्ति किसी हाल में भी प्रवेश नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा सोचता है तो ये बेवकूफ़ी होगी। बंगले पर पहरा देने वाले कमांडो बदले जाते होंगे। हाँ, हर 8 घंटे बाद नए कमांडो आ जाते हैं। जब देवेंद्र अगर बाहर जाता है तो कमांडो उसके साथ जाते हैं। देवराज चौहान ने पूछा। नहीं, वो बंगले पर ही पहरा देते हैं। बाहर जाते वक्त नए कमांडोज पहुंच जाते हैं। उनकी संख्या 10 के करीब होती है। वो कारों में हाजी खान के साथ जाते हैं। 2 हाजी खान की कार में ही बैठते हैं, बाकी आगे पीछे 3 कारों में मौजूद रहते हैं। रास्ते में हाजी खान पर हाथ नहीं डाला जा सकता, कमांडो बहुत सतर्क होते हैं। हाजी खान की कार पर बम फेंका जा सकता, कोई फ़ायदा नहीं। हाजी खान की कार आर्म्स प्रूफ है, ग्रेनेड उस पर काम कर नहीं करेगा। बड़ा बम उसकी कार में नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जब कार बंगले से बाहर होती है, यानी जब हाजी खान भीतर नहीं होता, तब 2 गनमैन खाली कार की निगरानी में पास ही मौजूद रहते हैं, आदिल वारसी ने कहा। जब देवेंद्र नागर बंगले से बाहर होता है तो बंगले पर तब भी गनमैनों का पहरा होता है। हाँ। क्यों? ताकि कोई उसके परिवार को नुकसान न पहुंचा सके। उसके बच्चे स्कूल पढ़ने तो जाते होंगे। 3 गनमैनों की ड्यूटी है, उन्हें स्कूल ले जाना और लाना। तगड़ा इंतज़ाम है। मैंने कम बताया, इससे भी तगड़ा हो सकता है, परंतु कम नहीं हो सकता। पाकिस्तान के हर नेता को इसी तरह की सुरक्षा मिलती है? देवराज चौहान ने पूछा। सुरक्षा तो नेताओं को मिलती है, पर इस तरह से नहीं। हाजी खान की सुरक्षा खास है। एक तो वो सत्ताधारी पार्टी का नेता है, दूसरे गर्म मिजाज का है और दुश्मन बहुत बना रखे हैं। तीसरी जो सबसे क्या खास बात है कि वर्तमान प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। मामला कोर्ट में। आरोप सिद्ध होते ही प्रधानमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। प्रधानमंत्री की कुर्सी का प्रबल दावेदार हाजी खान ही है। मतलब कि हाजी खान प्रधानमंत्री बन सकता है? मेरे ख्याल में तो बना ही समझो। ज़्यादा से ज़्यादा महीने भर की बात है। हाजी खान भी इस बात को जानता है, बल्कि वो गुपचुप तरीके से इस बात की पूरी कोशिश कर रहा होगा कि वर्तमान प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो जाए, ताकि वो प्रधानमंत्री बन सके। देवेंद्र नागर काफ़ी आगे पहुंच गया पाकिस्तानी राजनीति में। वो खतरनाक है। जो उसके खिलाफ बोलता है चुपचाप उसकी हत्या करा देता है। ऐसे में कोई भी उससे पंगा लेने को तैयार नहीं होता। उसकी बात हर जगह मानी जाती है। दबे स्वर में ये बात भी सुनने को मिलती है कि प्रधानमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के पीछे हाजी खान का ही हाथ है, कि वह प्रधानमंत्री बन सके। हाँ, सुना है उसके लोग उसके लिए मनपसंद की लड़कियां भी उठा लाते हैं। देवराज चौहान बोला। सुना तो मैंने भी, परंतु इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकता। बाकी बातें तुम यकीन से कह रहे हो? पूरे यकीन से। तो मुझे सलाह दो कि मैं देवेंद्र नागर को कैसे ख़त्म कर सकता हूँ। अभी पूरी बातें सुन लो, उसके बारे में जल्दी मत करो, आदिल वारसी ने गंभीर स्वर में कहा। तभी वह व्यक्ति ट्रे में 2 प्याले चाय रख कर ले आया। दोनों ने प्याला थाम लिया। वो चला गया। वारसी ने चाय का घूंट भरा और गंभीर स्वर में बोला, हाजी खान के पास भरपूर दौलत है। पैसा कहाँ से आता है अधिकतर लोग नहीं जानते, परंतु मैं जानता हूँ कि वह ड्रग्स का धंधा करता है। अफगानिस्तान के संगठनों से ड्रग्स रास्ते में ही पकड़ ली जाती है, परंतु हाजी खान ड्रग्स को यूरोप पहुँचाने में सफल रहता है। अमेरिका और मैक्सिको तक उसकी भेजी ड्रग्स पहुँच जाती है। तो मैं यकीन है कि देवेंद्र नागर ड्रग्स का काम करता। यकीन है, तभी तो बिना पूछे ही बता रहा हूँ। हाजी खान का नेटवर्क इतना तगड़ा है कि उसकी ड्रग्स को रास्ते में नहीं रोका जाता। बाहरी देशों तक उसका सिस्टम चलता है। उसके आदमी तेज़ी से इस काम को करते हैं। दूसरे देशों की पुलिस को तगड़ा पैसा दिया जाता है, बहुत तगड़ा पैसा हाजी खान इकट्ठा कर रहा है। पाकिस्तानी सरकार को उसके धंधे का नहीं पता। पता है, पर आवाज़ कौन उठाए? जो बोले वही मरे। हाजी खान का खौफ चलता है इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद के बाहर भी उसका नाम चलता है। इस वक्त वो खतरनाक बादशाह की ज़िंदगी बिता रहा है। आदिल वारसी ने चाय का घूंट लेते हुए कहा।
पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन है जमात-ए बिला। जमात-ए बिला के साथ मिलकर आईएसआई इस हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। सरहद पार कराकर आतंकवादी हिंदुस्तान को अस्थिर बनाने के लिए भेजे जा रहे हैं। इस जमात-ए-बिला के दफ्तर पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर में है। इसी जमात-ए-बिला के साथ हाजी खान का बहुत अच्छा रिश्ता है। मेरे ख्याल में तो ज़बरदस्त दोस्ताना है। कैसे कह सकते हो? जमात-ए-बिला का सरदार इस संगठन का मालिक कबीर मलिक है। वो कबीर मलिक जो पाकिस्तान की हस्ती माना जाता है, जो अथाह ताकत रखता है, जिसे बहुत कम लोग ही आज तक देख पाए। कबीर मलिक का सिर्फ नाम ही चलता है। इसकी हैसियत का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हो कि आईएसआई जैसी संस्था जमात-ए-बिला के साथ मिलकर इस संगठन के आतंकवादियों को ट्रेन करके दंगा फसाद कराने हिंदुस्तान भेजती है और सारे मामले को फाइनेंस करती है, पैसा देती है, हथियार देती है, सब कुछ करती है। आईएसआई ही नहीं, इसमें पाकिस्तानी मिलिट्री भी इनकी सहायता करती है। इन बातों से तुम कबीर मलिक की हैसियत का अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो क्या होगा। वही कबीर मलिक सप्ताह में कम से कम 2 बार हाजी खान से ज़रूर मिलता है। देवेंद्र नागर से। देवराज चांद के ऑटो से निकला। हाँ, देवेंद्र नागर उर्फ हाजी खान से। आदिल वारसी के चेहरे पर गंभीरता थी। तुम्हें कैसे पता? मैंने देखा। मैंने सिलसिलेवार हाजी खान की निगरानी की। 1.25 महीना मैंने बराबर हाजी खान पर नज़र रखी। मैं हाजी खान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें जानना चाहता था, इसलिए अपना पूरा वक्त उस पर लगा दिया। ये 2 महीने पहले की बात है। ऑफिस से छुट्टी ले ली। उसी वक्त के दौरान मैंने सब बातें जानी। कबीर मलिक हाजी खान से मिलने हर 3-4 दिन में एक बार आता है, या हाजी खान उससे मिलने जाता है। कहाँ? पीली मस्जिद के इलाके में 20 से ज़्यादा कमरों वाली हरे रंग की हवेली है, जो कबीर मलिक का खास अड्डा है। उसके संगठन के सारे काम उसी हरी हवेली से निकलते हैं। उस हरी हवेली की दहशत पूरे इस्लामाबाद में है। उसके पास से भी लोग सहम कर निकलते हैं, क्योंकि वो कबीर मलिक का जमात-ए-बिला का हेडक्वार्टर माना जाता है। कमरे तो वहाँ सिर्फ 20 हैं, परंतु खाली जगह बहुत है। 15 फीट ऊंची 4 दीवारी कर रखी है। ऊपर कांटेदार तारे हैं। प्रवेश द्वार पर लोहे का फाटक है, जहाँ बाहर की तरफ हर वक्त 4 गनमैन खड़े रहते हैं, और इसी तरह भीतर भी गन लिए लोग पहरा देते नजर आते हैं। जब दरवाज़ा खुलता है, वहाँ अक्सर गोलियां चलने की आवाज़ सुनी जा सकती है। मेरे ख्याल में जमात-ए-बिला की दहशत कायम रखने के लिए वो देर सवेर हवा में फायरिंग करते रहते हैं। देवराज चांद के चेहरे पर सोच के भाव थे। जब देवेंद्र नागर कबीर मलिक के इस ठिकाने पर गया तो तुम उसके पीछे थे? 3 बार ऐसा हुआ। देवेंद्र नागर को हरी हवेली में एंट्री कैसे मिलती है? क्या उसे इंतज़ार करना पड़ता है? वो वहाँ शानदार अंदाज में पहुँचता है, अपने गनमैनों के साए में। उसे देखते ही फ़ौरन फाटक खोल दिया जाता है और वो गनमैनों की गाड़ियों के साथ भीतर जाता है। फिर फाटक बंद हो जाता है। हाजी खान का कबीर मलिक के ठिकाने पर गनमैनों के साथ पहुँच जाना बहुत बड़ी बात है। क्यों? कबीर मलिक की हस्ती ऐसी है कि उसके सामने हाजी खान मामूली व्यक्ति है। ऐसे में दोनों की दोस्ती, इस कदर गहरी दोस्ती, बहुत महत्व रखती है। दोनों की दोस्ती के पीछे ज़रूर कोई खास बात है। ये तुम्हारा सोचना है। जाहिर है मैं ही सोचूंगा। अगर तुम कबीर मलिक को ज़्यादा जानते हो तो तुम भी यही सोचते। तुमने क्या सोचा कि दोनों की दोस्ती का क्या आधार हो सकता है? देवराज चांद ने पूछा। इस बारे में मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकता। क्यों? मैं कैसे अंदाज़ा लगा सकता हूं कि वो दोनों आपस में इतने करीब क्यों आए हुए हैं? अगर कोई कहे कि ये मात्र उनकी दोस्ती है तो मैं नहीं मान सकता। कबीर मलिक जैसा इंसान यारी में भरोसा नहीं रखता। इसी तरह हाजी खान भी किसी के साथ एक कप चाय पीने में वक्त ख़राब नहीं करेगा, क्योंकि वो भी व्यस्त इंसान है। तुम्हारा मतलब कि देवेंद्र नागर और कबीर मलिक का मिलना भारी गड़बड़ की तरफ इशारा करता है? यकीनन। तुमने ये बात पता करने की कोशिश की? सच बात तो यह है कि मैं कोशिश करने की हिम्मत ही नहीं कर सका। कोशिश का मतलब था पूछताछ करना, और पूछताछ में मैं नज़रों में आ जाता और मेरी लाश कहीं पड़ी होती। आदिल वारसी बेहद गंभीर दिख रहा था। अंधेरा हो चुका था। वे ठीक से एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख पा रहे थे। तुमने ये बातें मार्शल को नहीं बताई? देवराज चौहान ने पूछा। जानकारी इकट्ठा करना मेरा काम है। अगर मार्शल देवेंद्र नागर के बारे में कोई बात पूछता तो बताता। तुम्हें चाहिए था कि सीधे सीधे मार्शल को बता। मेरे पास तो ढेरों जानकारी रहती है, बिना पूछे क्या क्या बताऊं? आदिल वारसी बोला। मेरे को सब बताओ, जो भी देवेंद्र नागर के बारे में तुम्हें पता है। देवराज चौहान ने कहा। आदिल वारसी चुप रहा। देवेंद्र नागर कहाँ कहाँ जाता है? वो 50 जगह जाता है। नेता है। उससे मिलने वाले ढेरों लोग हैं। अक्सर वो आधी रात को घर लौटता है, अगले दिन 10-11 बजे फिर घर से चल देता है। वो घर में कम लोगों से मिलता है। पार्टी के दफ्तर में 2-3 दिन में एक बार ज़रूर आ जाता है और 3-4 घंटे वहाँ रहता है। पार्टी का दफ्तर कहाँ है? जामिया इलाके में। वहाँ वो 3-4 घंटे रहता है। देवराज चौहान सोच भरे सर में बोला। तब उसके गनमैन कहाँ रहते हैं? बाहर सतर्क मुद्रा में पहरा देते हैं। लेकिन पार्टी के दफ्तर में तो कई तरह के लोगों का आना जाना होगा। सही कहा तुमने। तो वहाँ देवेंद्र नागर को मारा जा सकता है। तुम अपनी जान की परवाह किए बिना उसे मार देना चाहते हो तो फिर उसे उस दफ्तर में मार सकते हो। खुलकर कहो, देवराज चौहान बोला।
पार्टी के कार्यालय में गोली चलाने, हाजी खान को मारने का मतलब है खुद भी मर जाना। हाजी खान के गनमैन उस इंसान को पलों में भून देंगे जिसने हाजी खान की जान ली होगी। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? मैं सिर्फ विचार कर रहा हूँ इस बात पर। काम पूरा करते हुए मैं अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। तुम डरपोक इंसान की तरह बात कर रहे हो। मार्शल का एजेंट काम में अपनी जान की परवाह नहीं करता। मैं मार्शल का एजेंट नहीं हूँ। तो आदिल वारसी के सर में अजीब से बाबू रहे। कौन हो तुम? मार्शल कभी कभी मुझसे काम ले लेता है। तुम मुझे किराए का आदमी समझ सकते हो। ओह, तो ये बात है। तुम पहले भी मार्शल के लिए काम कर चुके हो? कई बार। मुझे हैरानी है कि अपने बेहतरीन एजेंट होते हुए मार्शल किराए के आदमी इस्तेमाल करता है। यह मत भूलो कि इस काम पर मार्शल के 18 एजेंट 1.5 साल में मारे जा चुके हैं। देवराज चौहान बोला। और अब तुम्हें इसलिए भेजा कि तुम काम पूरा कर दो। क्या इतने बेहतरीन हो तुम? इसका जवाब तो मार्शल के पास होगा। दोनों चुप रहे। फिर आदिल वारसी बोला, और बताओ मैं क्या करूं? देवेंद्र नागर के बारे में बातें खत्म हो गई? अभी तो कोई खास बात ध्यान में नहीं आ रही कि मुझे देवेंद्र नागर खुले में चाहिए। देवराज चौहान सोच भरे स्वर में बोला, यह कैसे हो सकेगा? ये इतना आसान होता तो पहले वाले 18 एजेंट जान नहीं गंवाते। तुम्हारा मतलब कि वो कभी खुले में आता ही नहीं? देवराज चौहान बोला, ज़रूर आता है लेकिन पता नहीं चलता कब आता है। आता भी है तो लंबे समय के लिए नहीं आता। मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए। आदिल वारसी ने अंधेरे में देवराज चौहान का चेहरा देखने की कोशिश करते हुए कहा, देवराज चौहान, तुम्हें जैसा मौका चाहिए वो नहीं मिलेगा। मिलेगा तो तुम भी बच नहीं पाओगे। उसके गनमैन उससे ज़्यादा दूर नहीं रहते। वो तुम्हें भी मार देंगे। हाजी खान हर वक्त सुरक्षित रहता। तुम चाहते हो कि मैं वापस हिंदुस्तान लौट जाऊं कि देवेंद्र नागर को नहीं मारा जा सकता? जो मन में आए करो। मैंने तुम्हें तस्वीर का हर पहलू दिखा दिया है। वो शादी ब्याह में तो जाता होगा? ज़रूर जाता होगा। मैंने देखा तो नहीं पर सुना था कि 2 महीने पहले कबीर मलिक के भाई के निकाह में हाजी खान ने शिरकत की थी। ये पता लगाना असंभव सा है कि वो कब किसके निकाह में जाएगा। इस बारे में सोचो। मुझे ऐसी खबर दो कि जो मेरे काम की हो। देवराज चांद बोला, तुम जैसी खबर चाहते हो उसका इंतज़ाम करना आसान नहीं होगा। मुझे बताया गया है कि तुम खबरें लाने में मास्टर हो। अब मैं तुम्हें हाजी खान की दिल की बात कैसे बता सकता हूँ? तुमने कहा कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारों के आरोप में फंसे हैं, उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ सकता है। तब हाजी खान ही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा। यह महीने 1.5 महीने तक की बात है। हाँ, फिर तो मेरे पास वक्त कम है। देवेंद्र नागर प्रधानमंत्री बन गया तो उस तक पहुँचना नामुमकिन हो जाएगा। आदिल वारसी ने जवाब में कुछ नहीं कहा। मैं चलता हूँ। तुम्हारे पास कोई खबर आए तो मुझे बताना। देवराज चौहान बोला। कबीर मलिक के 2 लोगों से 4 दिन पहले ही मेरा संपर्क बना है। उनमें से एक तो हरी हवेली आता जाता रहता है, दूसरा कबीर मलिक के दूसरे काम को संभालता है। कल इनको मैंने नोट देने हैं। इनसे कुछ पता लगा तो बताऊंगा। देवराज चौहान ने दरवाज़ा खोला और कहा, मुझे देवेंद्र नागर के बारे में बताओ। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, कार में ही रहो। मैं चला जाऊँगा। तुम्हारे फ़ोन का मुझे इंतज़ार रहेगा कि तुम कोई काम की खबर दो। कह नहीं सकता। अगला दृश्य। रात 11 बजे देवराज चौहान कासिम रहमान के घर पहुंचा। कासिम रहमान जाग रहा था। उसके इंतज़ार में था। उसकी पत्नी बच्चे सो चुके थे। देवराज चौहान और कासिम ऊपर के कमरे में पहुंचे। तुम कहाँ चले गए थे? कासिम रहमान ने पूछा। इस्लामाबाद की सड़कों पर घूम रहा था। देवराज चौहान ने कासिम को देखा। इतने में उसने एक बैग पड़ा देख लिया था। वो समझ गया कि कासिम इसमें उसके लिए कपड़े ले आया। तुम खामा खा तो घूमने वाले नहीं लगते। देवराज चौहान चेयर पर बैठा और जूते खोलने लगा। खाना खाया? नहीं। तुम चेंज कर लो, बैग में तुम्हारे लिए कपड़े हैं। मैं खाना लेकर आता हूँ, कहकर वो चला गया। देवराज चौहान ने हाथ मुंह धोकर कपड़े बदले। तब तक कासिम रहमान खाने का थाल ले आया। खाना गर्म था। तुमने खाया? हाँ। 10 बजे तक तुम नहीं आए तो मैंने खा लिया। पहले सोचा तुम्हें फ़ोन करूं, फिर मन में आया कि तुम जाने किस चक्कर में फंसे होगे। मैंने फ़ोन करना ठीक नहीं समझा। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा और खाना शुरू कर दिया। कासिम रहमान कुर्सी पर बैठता बोला, मैंने हाजी खान के बारे में बातें पता करने की कोशिश की, परंतु अभी कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगी। 1-2 दिन में कई बातें जान लूँगा। आज इतना ही पता लगा कि 8 दिन बाद में उसकी पार्टी रैली कर रही है। पार्टी के कई बड़े नेता आज़ाद मैदान के मंच से भाषण देंगे। हाजी खान भी मंच से बोलेगा। 8 दिन बाद? हाँ। आज़ाद मैदान क्या जगह है? काफ़ी बड़ा मैदान है। 2 लाख से ज़्यादा लोग उस मैदान में आ सकते हैं। आज़ाद मैदान अक्सर राजनीतिक पार्टियों के रैली करने के काम आता है। चुनावी वक्त में तो आज़ाद मैदान में मेला लगा रहता है नेताओं का। किस सिलसिले में रैली और भाषण है? प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार में फंसे हैं, इस बात की सफाई जनता को दी जाएगी। कासिम रहमान बोला। देवराज चौहान खाना खाता रहा। मैं और भी बातें पता करूँगा। मुझे तेज़ी से काम चाहिए कासिम। खाली बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारे काम की बात पता कर लगाने की कोशिश करूँगा। मुझे इस बात की जानकारी दो कि देवेंद्र नागर पर हाथ डालना कहाँ ठीक रहेगा।
कासिम रहमान ने सिर हिलाया। आज़ाद मैदान के आसपास क्या है? कैसी जगह है मैदान के चारों तरफ? कासिम रहमान के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। वो इस्लामाबाद का पुराना इलाका है। मैदान के हर तरफ रिहायशी इलाका भी है और कमर्शियल भी। वहाँ कई बड़ी कंपनियों के ऑफिस हैं, छोटे बड़े होटल भी हैं। और कल मुझे वो जगह दिखाना। देवराज चांद ने सिर उठाकर कासिम रहमान को देखा। अगला दृश्य। अगले दिन 11 बजे देवराज चांद और कासिम रहमान आज़ाद मैदान में खड़े थे। मध्यम सी धूप फैली हुई थी। आज़ाद मैदान के नाम पर बहुत बड़ा ग्राउंड था। देवराज चांद का ख्याल था कि यहाँ 3 लाख से ज़्यादा लोग आ सकते हैं। मैदान के हर तरफ 5 फीट की चारदीवारी करके उस पर सफ़ेद रंग पुता हुआ था, जो कि पुराना पड़ गया। दीवार 50 जगहों से टूटी पड़ी थी। मैदान में 50 से ऊपर लोग इस तैयारी में लगे दिख रहे थे कि भाषण वाले दिन के लिए पूरा इंतज़ाम कर सकें। बल्लियाँ लगाई जा रही थी, रास्ते तैयार किए जा रहे थे, मैदान की साफ़ सफाई कर दी गई थी। बच्चे अपनी अपनी टोलियों में मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। एक टीम फुटबॉल खेल रही थी। लोग दाएं बाएं या बाएं से दाएं जाने के लिए मैदान के बीच का रास्ता इस्तेमाल कर रहे थे। मैदान में हर तरफ रौनक थी। देवराज चौहान कई मिनटों तक वहां निगाह दौड़ाता रहा, फिर मैदान के बाहर आसपास की जगहों पर नजरें दौड़ाने लगा। रिहायशी कमर्शियल जगहों को देखने लगा। 10 मिनट तक इसी काम में व्यस्त रहा। कासिम रहमान पास ही मौजूद था। फिर देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कासिम से बोला, मंच किस तरफ बनेगा? उधर। वहाँ चलो। दोनों मैदान में आगे बढ़ गए। खड़ी की जा रही बल्लियों से आगे कासिम ठिठक कर क्या उठा। यहाँ मंच बनेगा। इन मज़दूरों से पूछकर बताओ, देवराज चौहान ने कहा। कासिम मज़दूरों के पास चला गया। 5 मिनट बाद वापस लौटकर कहा, थोड़ा सा बाई तरफ आ जाओ, करीब 15 फीट। वो जगह मंच का सेंटर होगी। दोनों 15 फीट हटकर रुके। देवराज चौहान ने वहाँ खड़े होकर आसपास दिखाई दे रही इमारतों पर निगाह मारी। कुछ मिनट के बाद उनकी नज़र मध्यम दर्जे के होटल पर जा टिकी, जिस पर होटल का बोर्ड लगा नजर आ रहा था। देवराज चौहान कई पलों तक होटल को देखता रहा। होटल के कमरों की 8 बालकनी इसी तरफ नजर आ रही थी। 4 बाई तरफ, एक के ऊपर एक थी, तो 4 दाई तरफ। चलो यहाँ से, देवराज चौहान ने कहा और आगे बढ़ गया। साथ चलते कासिम रहमान ने पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? अभी मुझे किसी नतीजे पर पहुँच लेने दो, देवराज चौहान ने कहा। तुम देवेंद्र नागर के बारे में और बातें पता करो। तभी देवराज चौहान की जेब में पड़ा मोबाइल बजने लगा। हेलो। देवराज चौहान ने फ़ोन पर बात की। एक बात और पता चली। आदिल वारसी की आवाज़ कानों में पड़ी। सप्ताह बाद आज़ाद मैदान में हाजी खान साथी नेताओं के साथ भाषण देने वाला है। होल्ड करो। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने फ़ोन कान से हटाया और कासिम से बोला, हम रात को घर पर ही मिलेंगे। तब तक और जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करो। ठीक है, कहकर कासिम रहमान चला गया। देवराज चौहान ने फ़ोन पर आदिल वारसी से बात की। यह बात मुझे मालूम हो गई है और इस वक्त मैं आज़ाद मैदान में ही हूँ, देवराज चौहान ने कहा। तुम तो बहुत तेज़ी से काम कर रहे हो, उधर से आदिल वारसी ने कहा। तुम यहाँ आ सकते हो आज़ाद मैदान में? क्यों नहीं, आऊँ क्या? आ जाओ, मुझे ढूंढ लेना या पहुँच कर फ़ोन करना, देवराज चौहान ने कहा और फ़ोन बंद कर दिया। अगला दृश्य। आदिल वारसी 1.25 घंटे बाद देवराज चौहान से आज़ाद मैदान में मिला। मैं दूर था इसलिए आने में देर हो गई, आदिल वारसी ने कहा। कोई देर नहीं हुई, मैं यहाँ के इंतज़ाम देखने में व्यस्त था। देवराज चौहान की निगाह दूर बल्लियाँ खड़ी करते मजदूरों पर टिकी थी। मैदान में अभी भी बच्चे खेल रहे थे। तो रैली के लिए मैदान में तैयारी शुरू कर दी गई। वारसी उसकी नज़रों का पीछा करते बोला। देवराज चौहान चुप रहा, नज़रें दौड़ती रही। तुम क्या करने वाले हो? आदिल वारसी ने पूछा। देवेंद्र नागर सप्ताह बाद खुले में आ रहा है, वो यहाँ से भाषण देगा। मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हें यह जानकारी कहाँ से मिली। जाहिर है मार्शल के किसी एजेंट ने ही दी होगी, जो तुम्हारे संपर्क में, मेरी तरह, वारसी ने शांत स्वर में कहा। वैसे तुम क्या करने की सोच रहे हो? देवेंद्र नागर को ख़त्म करने का ये मौका अच्छा है, देवराज चौहान ने वारसी को देखा। आदिल वारसी गंभीर निगाहों से देवराज चौहान को देखने लगा। मेरे ख्याल में ये काम नहीं हो पाएगा। क्यों? तब इस मैदान में लाखों की संख्या में लोग होंगे, मंच पर नेता होंगे, पुलिस भी यहाँ होगी। काम तो करनी है। आओ वहाँ चलते हैं जहाँ मंच बनेगा, तो मैं वो जगह दिखाता हूँ। दोनों उस तरफ बढ़ गए। देवराज चौहान ने वारसी को वो जगह दिखाई जहाँ मंच बनना था। सब कुछ पता कर रखा तुमने? कब से यहाँ हो? आदिल वारसी बोला। 12 बजे से। आदिल वारसी ने उस जगह को ध्यान से देखा। कुछ दूर मजदूर ज़मीन में बल्लियाँ गाड़ रहे थे। तुम क्या मंच को उड़ाने का इरादा रखते हो? एकाएक वारसी ने कहा। नहीं, एक को मारने के लिए मैं कई लोगों की जान नहीं लूँगा, देवराज चौहान ने कहा। मेरे ख्याल में मंच को उड़ाना ही ठीक रहेगा। ये काम ज़्यादा कठिन नहीं होगा। 2-3 पावरफुल बम मंच के नीचे लगाए जा सकते हैं। रिमोट कंट्रोल वाले बम होंगे, जब चाहा विस्फोट कर दिया। कहा तो ऐसा करना गलत होगा, कई बेगुनाह लोग मरेंगे तब। तुम्हें क्या,
मरते हैं तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? देवेंद्र नागर तो मारा जाएगा। मैं इस तरह काम नहीं करता कि खामखा दूसरे लोग भी मरें। तुम अजीब सी बातें कर रहे हो, आदिल वारसी ने कहा। ऐसा मौका दोबारा मिलना आसान नहीं होगा। हाजी खान खुले में आ रहा है, मार दो उसे। साथ में और लोग मरते हैं तो तुम्हें क्या? मैं इस तरह काम नहीं करता। तुम पागलों की तरह बातें कर रहे हो। देवराज चांद मुस्कुराया। देवेंद्र नागर बचेगा नहीं। उस शाम में उसे मार दूंगा। कैसे? यहाँ। तुम मज़दूरों की तरह रुक करके खड़े हो जाओ। यहीं स्टेज बनेगा, यहीं नेता बैठेंगे, यहीं से देवेंद्र नागर भाषण देगा। जिस तरफ मजदूर है वहाँ पब्लिक होगी। ठीक कहा ना मैंने? हाँ। आदिल वारसी देवराज चांद के कहे मुताबिक खड़ा हो गया। अब मैदान के बाहर आसपास की बिल्डिंगें देखो। ऐसी किसी इमारत का चुनाव करो जहाँ से देवेंद्र नागर का निशाना लिया जा सके। हम किसी इमारत की छत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो कहा है वो करो। बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। वहीं खड़े आदिल वारसी की निगाह हर तरफ घूमने लगी। 10 मिनट लगाकर वारसी ने मैदान के दाईं और बाईं तरफ की 5-6 जगहों को पहचाना जहाँ से मंच पर खड़े इंसान का निशाना लिया जा सकता था। उसने देवराज चौहान को बताया। अब इन जगहों को तब चेक किया जाएगा जब मंच तैयार हो जाएगा, देवराज चौहान ने कहा। मंच 3-4 दिन में तैयार हो जाएगा, वारसी ने गंभीर स्वर में कहा। तभी वो जगह चुनेंगे जहाँ से देवेंद्र नागर का निशाना लिया जाएगा। देवराज चौहान शांत दिख रहा था, जबकि आदिल वारसी कुछ बेचैन हो गया था। दोनों वहाँ से मैदान के बाहर की तरफ बढ़ गए। तुम ये काम कर लोगे? वारसी ने पूछा। आसानी से। गन संभालनी आती है अच्छी तरह से? हाँ। मेरा मतलब है इस तरह निशाना लेना कोई पेशेवर इंसान ही कर सकता है इसे। निश्चिंत रहो, एक शॉट में ही देवेंद्र नागर जाएगा। फिर भी ये काम आसान नहीं होगा। तुम पकड़े भी जा सकते हो। पाकिस्तान की पुलिस इतनी तेज़ नहीं कि 5 मिनट में मेरे पास पहुंच जाए। शूट करने के बाद मुझे उस जगह से दूर जाने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, और पुलिस को तब तक हवा भी नहीं लगेगी कि गोली किधर से आई। मैदान लोगों से भरा होगा। मेरे ख्याल में पहले तो वो यही सोचेंगे कि गोली मैदान से किसी ने चलाई। ये मत भूलो कि भाषण की शाम लोग आसपास की इमारतों पर भी चढ़े होंगे। मैं अपना काम कर लूँगा। खतरा तो है ही, पर इतना खतरा तो उठाना ही होगा, आदिल वारसी ने धीमे स्वर में कहा। जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा कि तुम सफल रहोगे। उसे मारने में 18 एजेंट अपनी जान गंवा चुके हैं। अब हम उस दिन मिलेंगे जब मंच तैयार हो जाएगा, देवराज चौहान ने कहा। गन कौन सी इस्तेमाल करोगे? देखना होगा कि मैं कहाँ से निशाना लेता हूँ। दूरी देखने के बाद ही गन तय होगी। तुम इंतज़ाम कर दोगे गन का? आसानी से, वारसी ने सिर हिलाया। गनों के बारे में जानते हो? पूरी तरह। एक संगठन में मैंने 1.5 साल तक काम किया था, तब हथियारों के बारे में जाना था। तुम्हारा परिवार है? हाँ। तो सावधानी इस्तेमाल करना हर काम में, कहीं मेरी जगह पर तुम न फंस जाओ, देवराज चौहान बोला। सब ठीक है, मैं फंसने वाला नहीं, आदिल वारसी ने मुस्कुराने की चेष्टा की। मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगा जब मंच तैयार हो जाएगा। इस बारे में मैं तुम्हें फ़ोन तुम बार बार इधर आओगे तो किसी की नज़रों में आ सकते हो। मंच पर मैं ही नज़र रखूँगा। अगला दृश्य। शाम 5 बजे देवराज चौहान कासिम रहमान के घर पहुंचा। वो घर पर नहीं था। देवराज चौहान ऊपरी मंजिल पर आ पहुंचा। कपड़े चेंज किए, हाथ मुंह धोया कि तभी कासिम की बेटी चाय के प्याले के साथ बिस्कुट और नमकीन दे गई। चाय की घूंट लेता देवराज चौहान सोचों में डूब गया। सोचे देवेंद्र नागर के बारे में थी। देवेंद्र नागर खुले में बहुत कम आता था, क्योंकि उसे मालूम था कि मार्शल उसकी जान ले लेना चाहता है। 18 बार उसकी जान लेने की कोशिश हुई, परंतु कामयाब कोई नहीं हो सका। कोशिश में मार्शल के एजेंट ही जान गंवा बैठे। देवेंद्र नागर जानता था कि मार्शल की तरफ से सिलसिला रुकने वाला नहीं। उसकी जान लेने की कोशिश तब तक होती रहेगी जब तक वो जिंदा है। ऐसे में सुरक्षा के नाते वो गनमैनों से हर वक्त घिरा रहता था। सावधानी के नाते वो अपने घर में किसी से नहीं मिलता था, सिवाय जमाते बिला संगठन के मालिक कबीर मलिक के। कबीर मलिक से देवेंद्र नागर के काफ़ी अच्छे संबंध थे। सप्ताह में 2 बार वो दोनों ज़रूर मिलते थे। आदिल वारसी के मुताबिक कबीर मलिक और देवेंद्र नागर दोनों के पास ही दोस्ती कायम रखने का वक्त नहीं था। वो अपने कामों में इतने व्यस्त थे कि 10 मिनट भी खराब नहीं करते थे। वारसी के मुताबिक उनमें दोस्ती नहीं थी। वो किसी काम के सिलसिले में ही मिलते थे, और देवराज चौहान सोच रहा था कि दोनों का ऐसा क्या काम हो सकता है कि वे सप्ताह में 2 बार अवश्य मिलें। कबीर मलिक उसके पास आए या देवेंद्र नागर उसके पास जाए। आदिल वारसी की बात को सही माना जाए तो दोनों मिलकर कोई काम कर रहे थे। देवराज चौहान ने सोचा कि उसे कोई मतलब नहीं है कि दोनों क्या काम कर रहे हैं। मार्शल ने उसे देवेंद्र नागर को ख़त्म करने को कहा है, तो उसका काम देवेंद्र नागर की मौत के साथ ही खत्म हो जाता है। उसे सिर्फ देवेंद्र नागर के बारे में सोचना चाहिए। आज़ाद मैदान के मंच पर खड़ा होकर देवेंद्र नागर भाषण देगा। ये बेहतर मौका था उसे ख़त्म करने के लिए। किसी भी मुनासिब जगह से तब उसका निशाना लिया जा सकता था जब वो भाषण दे रहा हो। एकाएक देवराज चौहान की सोचें रुकी। देवेंद्र नागर जानता है कि मार्शल उसकी जान लेने की चेष्टा में।
ऐसे में वो सतर्कता इस्तेमाल करेगा। मंच पर आने में वो सतर्कता क्या होगी? देवेंद्र नागर बुलेट प्रूफ पहने हो सकता है, संभव है भाषण के दिन वो बुलेट प्रूफ पहने हो, तब तो उसे भी सतर्कता से काम लेना होगा। वो बुलेट प्रूफ पहने हो या ना हो, गोली इसके सिर पर लगनी चाहिए ताकि उसे संभलने का मौका ना मिले। देवराज चौहान जानता था कि उसे सिर्फ एक गोली चलाने का मौका मिलेगा। कमीज़ के भीतर बुलेट प्रूफ पहने होगा वो एक गोली लगते ही नीचे ज़रूर गिरेगा, परंतु बुलेट प्रूफ जैकेट उसे बचा लेगी। तब तक मंच पर अफरा तफरी मच जाएगी, फैल जाएगी और दूसरी गोली से फिर उसका निशाना नहीं ले सकेगा। मतलब कि उसे सिर्फ एक गोली चलाने का मौका मिलेगा। ऐसे में सिर का निशाना लेना ही सबसे बेहतर होगा। सोचों में डूबे देवराज चौहान ने खाली प्याला टेबल पर रख दिया। दिमाग में यही चल रहा था कि अगर गोली ज़रा भी चूकी तो फिर देवेंद्र नागर का हाथ में आना और भी कठिन हो जाएगा, क्योंकि उसके प्रधानमंत्री बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऐसे में वो अपने को और भी संभाल कर रखेगा और उसका मिशन काफ़ी वक्त लेगा। उस स्थिति में प्रधानमंत्री बन जाने की स्थिति में उसकी सिक्योरिटी ज़बरदस्त हो जाएगी। तब उसकी खबरें भी ज़्यादा नहीं मिल सकेंगी। मतलब कि आज़ाद मैदान में उसे शूट करने का सुनहरा अवसर मिल रहा था। इस मौके को किसी भी हाल में हाथ से नहीं जाने देना है। बहुत ही संभल कर उसके सिर का निशाना लेना होगा। शाम 8 बजे कासिम रहमान आ पहुंचा। बाहर अंधेरा हो चुका था। तुम कब आए? बैठते हुए कासिम ने पूछा। 4-5 बजे आ गया था। मैंने हाजी खान के बारे में आज पूछताछ की। ज़्यादा कुछ नहीं पता चला, लेकिन इतना पता चला कि 2 दिन के लिए कल वो अफ़गानिस्तान जा रहा है। पता चला वो अक्सर अफ़गानिस्तान जाता रहता है। कासिम रहमान ने अपना सिर हिलाते कहा। उसके पुराने नौकर से बात की, जो कभी हाजी खान के यहाँ काम करता था। ऐसा नौकर कहाँ मिल गया? खोजने पर मिला। किसी ने बताया था कि इस पते पर हाजी खान का पुराना नौकर रहता है। उससे कोई काम की बात मालूम हुई? खास नहीं। उसे 10,000 रुपया देना पड़ा, तब वो बातचीत के लिए तैयार हुआ। उसने बताया कि हाजी खान अफ़गानिस्तान अक्सर जाता रहता है क्योंकि वह ड्रग्स के काम से जुड़ा हुआ है। कासिम बोला। उसने कहा कि वो अपनी सिक्योरिटी को लेकर बहुत सतर्क रहता है और लापरवाही पसंद नहीं करता। मेरे ख्याल में तुम्हें देवेंद्र नागर के आज के नौकर से बात करनी चाहिए, जो इस वक्त वहाँ काम कर रहा हो। इस कोशिश में हूँ, पर ख़तरा बहुत है। नौकर मेरे बारे में हाजी खान को बता सकता है, पर कोशिश कर रहा हूँ कि नोट देकर किसी से हाजी खान के भीतर की बातें निकलवाई जा सकें। देवेंद्र नागर की पत्नी बंगले से बाहर निकलती होगी? देवराज चौहान ने कहा। ज़रूर। वो कैसे बाहर जाती है? क्या उसके साथ सिक्योरिटी वाले होते हैं? ये बात पता करना। कासिम रहमान ने सिर हिलाकर कहा। तुम आज़ाद मैदान में ही रहे? हाँ, वो सारी जगह देखता रहा। क्या इरादा है तुम्हारा? कासिम की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव उभरे, फिर क्या उठा। रैली वाले दिन जब वो मंच से भाषण देगा तब उसे शूट करूंगा। कासिम रहमान ने गहरी सांस ली। इतनी भीड़ में तुम उसे कैसे? भीड़ से मुझे कोई मतलब नहीं। मैं आसपास की किसी इमारत पर हूँगा। ये खतरनाक है, तुम फंस जाओगे। कासिम रहमान का सर तेज़ हो गया। सब ठीक रहेगा, मैं काम कराऊंगा। तुम क्या सोचते हो कि बस आधे कपड़े पहने मंच पर आएगा? उसने पक्का बुलेट प्रूफ पहना होगा नीचे। मेरा भी यही ख्याल है, वो ऐसे ही करेगा। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। मुझे उसके सिर पर गोली मारनी होगी। तुम? कासिम रहमान ने पहलू बदला। तुम शायद ठीक से समझ नहीं पा रहे हो, ये तगड़े निशानेबाज का काम है। अगर पहली गोली निशाने पर नहीं लगी तो दूसरी गोली चलाने का तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। तब तक मंच पर भीड़ लग चुकी होगी। उसके गनमैनों ने उसे घेरे में ले लेना। यह भी सोचा मैंने। मुझे नहीं लगता कि तुम सफल हो पाओगे। आधे आधे चांस हैं। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। इस तरह काम करना है तो किसी निशानेबाज का इंतज़ाम करना होगा। मैं कुछ निशानेबाजों को जानता हूँ। ये काम मैं कर लूँगा। तुम कर लोगे? देवराज चौहान ने सहमति से सिर हिलाया। कासिम रहमान कुछ पल देवराज चौहान को देखता रहा, फिर बोला। अगर तुम्हारा बुरा वक्त आ जाए, पकड़े जाओ, तो पुलिस को मेरे बारे में कुछ मत बताना। वो गंभीर था। यकीन करो, मैं मुंह खोलने वालों में से नहीं हूँ। तुम पर आँच नहीं आने दूंगा। कासिम रहमान ने अपना गंभीर चेहरा हिलाकर कहा। मेरी मानो तो जल्दबाजी मत करो, अभी थोड़ा इंतज़ार करो। हो सकता है हाजी खान को मारने के लिए तुम्हें इससे भी बढ़िया मौका मिल जाए। मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ कि मंच पर तुम शूट करने की कोशिश करो। क्यों? तुम्हारे में और हाजी खान में काफ़ी फासला होगा। रात का वक्त होगा। मेरे ख्याल में तो निशाना ही चूक जाएगा तुम्हारा। इतनी दूर से हाजी खान के सिर का निशाना लेना। मंच पर भरपूर रोशनी होगी और मेरी गन पर टेलीस्कोप लगा होगा। देवराज चौहान ने कहा। जैसा तुम ठीक समझो। कासिम रहमान ने चक्कर कहा। काम तो तुम नहीं करना है, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी सहायता ही करनी है। मेरी राय है कि इस तरह हाजी खान को शूट करना मुझे जच नहीं रहा। इस बारे में तुम मत सोचो, मैं बेहतर जानता हूँ कि काम कैसे किया जाएगा। कासिम रहमान देवराज चौहान को देख कर रह गया। कुछ पलों बाद बोला। तुम्हें वो जगह देख लेनी चाहिए जहाँ से तुम्हें हाजी खान को शूट करना है। कुछ जगह देखी है, परंतु फाइनल जगह तभी तय होगी
जब आज़ाद मैदान का मंच तैयार हो जाएगा। मंच बनना तो अभी शुरू नहीं हुआ, 4-5 दिन तक तैयार हो जाएगा। इस बात पर तुमने नज़र रखनी है। जब मंच तैयार हो जाए तो मुझे बता देना। ज़रूर। तुमने इस बात को भी पता करना है कि मंच पर माइक कहाँ रखा जाएगा, मतलब कि भाषण देते समय नेता मंच पर कहाँ खड़े होंगे। हाँ, ये जानने के बाद ही मैं जगह का चुनाव करूँगा कि कहाँ से फायर करना ठीक होगा। ये बात मैं आसानी से पता कर लूँगा। कासिम रहमान ने सिर हिलाया। तुम मेरे साथ आज़ाद मैदान के आसपास नहीं दिखोगे। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से फंस जाओ। लेकिन तुम अकेले सारी सेटिंग कैसे? मेरे साथ एक और एजेंट है। कासिम रहमान ने समझने वाले ढंग में सिर हिलाकर कहा। फिर भी कोई समस्या आए तो बता देना। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगा ली। खाना नीचे लगवा दूँ? कासिम रहमान ने पूछा। जैसा तुम ठीक समझो। तुम्हारा परिवार जानता है कि तुम मार्शल के लिए काम करते? कोई नहीं जानता। ये बातें परिवार से करने का कोई मतलब नहीं है। इसी में समझदारी है। गन का इंतज़ाम वो दूसरा एजेंट करा देगा। हाँ, रुपए पैसे की ज़रूरत हो तो कह देना। मेरे पास सब कुछ मार्शल का है, और जब ज़रूरत होती है तो मेरे फ़ोन करने पर मार्शल का आदमी मुझ तक पैसे पहुंचा देता है। कासिम रमान ने उठते हुए कहा। मैं अभी तुमसे सहमत नहीं हूँ कि तुम इतनी आसानी से हाजी खान की हत्या कर दोगे। मैं ये बात कभी नहीं भूलता कि 18 एजेंट उसे मारने के चक्कर में अपनी जान गंवा चुके हैं। वो भी बेहतरीन रहे होंगे। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने पर ज़्यादा ही भरोसा है। तुम्हारा भरोसा तुम्हें धोखा भी दे सकता है। 18 में एक और जुड़कर 19 ना हो जाए। देवराज चांद कुछ पल कासिम को देखता रहा, फिर मुस्कुरा पड़ा। 19 भी हो सकता है, 18 के 18 भी रह सकते हैं। देवराज चांद बोला। तुमने मार्शल को रिपोर्ट दी? कैसी रिपोर्ट? यही कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे तुम हाजी खान को मारने जा रहे हो, या? मार्शल को देवेंद्र नागर की मौत चाहिए। मेरी रिपोर्ट की उसे ज़रूरत नहीं। एक तरह से यह काम मेरा है। मार्शल को इससे कोई मतलब नहीं कि मैं काम कैसे करता हूँ। देवराज चांद ने शांत स्वर में कहा। जब एक के बाद एक 18 एजेंट मारे गए तो सच कहते हो, रिपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं रहती। तब काम चाहिए होता है। कहने के साथ ही रहमान खड़ा हो गया। खाना लगने के बाद तुम्हें बुलाने आऊँगा। देवराज चांद ने सिर हिला दिया। कासिम रहमान चला गया। देवराज चांद आज़ाद मैदान पर ख्यालों में नज़र दौड़ाई और सोचा कि वो सिर्फ काम को अंजाम देगा। काम पूरा होता या नहीं होता, यह बात एक बार भी उसके मन में नहीं आई थी। ये एक कोशिश थी देवेंद्र नागर को ख़त्म करने की। काम पूरा हो जाए तो बढ़िया, ना हो तो फिर अगली कोशिश के बारे में सोचा जाएगा। देवेंद्र नागर खुले में आ रहा है तो वो सिर्फ इसी बात का फ़ायदा उठाने जा रहा था। अगला दृश्य। चौथे दिन कासिम रहमान ने आकर कहा। आज़ाद मैदान में मंच का ढांचा खड़ा हो गया है। अगले 2 दिन में पूरा तैयार हो जाएगा। अब अंधेरा होने जा रहा है, कल वहाँ जाकर देखूंगा। देवराज चौहान ने कहा। मैं भी साथ चलूँगा। तुम नहीं। तुम मेरे आसपास भी मत दिखो, वरना कल को फंस जाओगे। वक्त का पता नहीं चलता। कासिम रहमान सिर हिलाकर रह गया। अगले दिन 11 बजे देवराज चौहान आज़ाद मैदान पहुंचा। रास्ते में ही उसने आदिल वारसी को फ़ोन करके आज़ाद मैदान पहुंचने को कह दिया था। देवराज चौहान ने देखा, आज़ाद मैदान का काम पूरा होने को है। बल्लियां खड़ी करके रास्तों को बना दिया गया था। लोगों के बैठने की जगह भी तैयार हो गई थी। मंच के आगे 25 फीट तक खाली जगह थी। उसके बाद लोगों ने ज़मीन पर बिछी दरियों पर बैठना था। इस वक्त भी मैदान में 200 लोग काम पर लगे हुए थे। मंच फट्टों को जोड़कर बनाया जा रहा था। फट्टे लाने वाले 3 टेम्पो फट्टों से लदे खड़े थे। काम तेज़ी से हो रहा था। 3 दिन बचे थे सत्ताधारी दल की रैली में। कुछ देर बाद आदिल वारसी आ पहुंचा। काफ़ी खुला और बड़ा मंच बनाया जा रहा है। नेता लोग ज़्यादा संख्या में आएंगे, आदिल वारसी ने कहा। हम अब आगे की योजना पर विचार कर सकते हैं। देवराज चौहान ने वारसी को देखा। आदिल वारसी ने गंभीरता से सिर हिलाया, फिर बोला। मैं क्या करूं? योजना तुम्हारी है, तुम ही मुझे बताओगे कि ये पता करना है कि मंच पर माइक कहाँ पर होगा, जहाँ से नेता बोलेंगे। देवराज चौहान ने कहा। फिर उस जगह से मैदान से बाहर दाएं बाएं आसपास की इमारतों को देखना है कि कौन सी जगह मुझे ठीक रहेगी। मैंने उस दिन जगह पसंद तो की थी। उस दिन मंच नहीं बना था। हमें पता नहीं था कि मंच इतना बड़ा होगा। हमें ये नहीं पता कि देवेंद्र नागर तब मंच के कौन से हिस्से में खड़ा होगा। आज ये बात जानी जा सकती है। ठीक है, पता कर लेते हैं, आओ। दोनों मंच की तरफ बढ़ गए। धूप थी, गुनगुना मौसम था। मैदान में कुछ दूर आज भी बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। लोग मैदान से रास्ता बनाए दाएं से बाएं, बाएं से दाएं आ जा रहे थे। दोनों मंच के पास जा पहुँचे। वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन भी काम पर लगे हुए थे, तारों का जाल बिछा रहे थे। वो फट्टों की सीढ़ियाँ चढ़कर मंच पर पहुँचे। वहाँ काम कर रहे लोगों ने उन्हें देखा, कहा कुछ नहीं। यही सोचा कि पार्टी के भेजे लोग होंगे और मुआयना करने आए होंगे। सब तेज़ी से अपना काम कर रहे थे। मंच पर खड़े देवराज चौहान की निगाह मैदान के बाहर
दाएं बाएं की इमारतों पर जाने लगी। यहाँ से कई इमारतें स्पष्ट थीं, आर पार देखा जा सकता था। देवराज चौहान ने ऐसी इमारतों की पहचान की। आदिल वारसी एक इलेक्ट्रीशियन के पास पहुंचा। काम कब तक पूरा हो जाएगा? कल तक हमारा काम पूरा होगा, रात को भी हम काम कर रहे हैं, उसने बताया। गुड, तो परसों तक सारा काम तैयार होगा? जी हाँ, अगर कोई कमी बेशी होगी तो उसे परसों चेक कर लिया जाएगा। परसों के अगले दिन रैली है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। स्टेज पर वो जगह कहाँ पर होगी जहाँ से नेता बोलेंगे? मंच के बीचों बीच। चल कर दिखाओ। इलेक्ट्रीशियन आगे पहुंचा और मंच के बीचों बीच जा खड़ा हुआ। यहाँ पर, उसने कहा। देवराज चौहान कुछ कदमों के फासले पर खड़ा हो नहीं देख रहा था। यहाँ पर माइक कहाँ रखोगे? 5 फीट का काउंटर यहाँ लगाया जाएगा। उसके पीछे नेता खड़े होकर बोलेंगे, काउंटर पर माइक रखे होंगे। ठीक है, आदिल बोला। बातों में वक्त खराब मत करो, जल्दी से काम पूरा करो। इलेक्ट्रीशियन वहाँ से चला गया। देवराज चौहान पास आ पहुंचा। यह जगह है जहाँ से नेता बोलेंगे, आदिल ने कहा। देवराज चौहान वहाँ खड़ा हुआ और नजरें मैदान के बाहर इमारतों पर जाने लगीं। अगला दृश्य, सबीना होटल। आज़ाद मैदान के बाईं तरफ सड़क पार 4 मंजिला इमारत पर यह बोर्ड लगा हुआ था और देवराज चौहान मंच पर खड़े होकर देख चुका था कि अगर इस जगह पर ठिकाना मिल जाता है तो मंच पर देवेंद्र नागर का निशाना लेने के लिए यह जगह सबसे बेहतर रहेगी। सड़क की तरफ दाएं बाईं तरफ की मिलाकर 8 बालकोनी बनी हुई निकली हुई थी। बालकोनियाँ 4-5 लोगों के खड़े होने के लायक थी। नीचे व्यस्त सड़क थी, वाहन आ जा रहे थे। हॉर्न और इंजनों की आवाज़ें बराबर गूंज रही थीं। देवराज चौहान ने सेकंड फ्लोर की बाईं तरफ वाली बालकोनी पसंद की थी। वहाँ से स्टेज साफ दिखता था। ये बात उसने स्टेज से नोट की थी। अपने विचार उसने आदिल वारसी को बताए। ये बात है तो मैं अभी उस बालकोनी वाले कमरा बुक करा देता। तुम नहीं जाओगे होटल में। तुम स्थानीय व्यक्ति हो। बाद में ये बात तो स्पष्ट हो ही जानी है कि फायर उस बालकनी से हुआ है। तुमने कमरा बुक कराया तो तुम्हारी पहचान हो सकती है, मेरा क्या है? मैंने तो वापस हिंदुस्तान चले जाना है। अगर सफल रहा तो। सफल न हुए तो? तब यहीं रहोगे हाजी खान को मारने के लिए? तब मेरे तक पहुंचना पुलिस के लिए आसान नहीं होगा, पर तुम पकड़े जा सकते हो। तुम्हारे पास पाकिस्तान की कोई आईडी नहीं है? मतलब? साल भर से पाकिस्तान में ये नियम लागू हो चुका है कि होटल में ठहरने वाला व्यक्ति अपनी पहचान की फ़ोटोकॉपी होटल वालों को देगा। तुम्हारे पास यह सब नहीं है? नहीं है। फिर तो कमरा लेने में दिक्कत आएगी। दिक्कत नहीं आएगी। तुम मुझे 50,000 रुपया दो, एटीएम से निकाल कर देता हूँ। आदिल वारसी चला गया। देवराज चौहान सबीना होटल के सामने सड़क पर खड़ा रहा, नज़रें घुमाता रहा। 20 मिनट बाद आदिल वारसी लौटा और 50,000 देवराज चौहान को दिए। देवराज चौहान ने नोट जेब में डालते हुए कहा, तुम यहीं रहो, मैं होटल में होकर आता हूँ। देवराज चौहान सबीना होटल के भीतर प्रवेश कर गया। मध्यम दर्जे का होटल था। दाईं तरफ लंबा सा रिसेप्शन बना हुआ था जिसके पीछे 2 लड़के मौजूद थे। पास ही दीवार पर कीबोर्ड और कॉल बेल के इंडिकेटर लगे हुए थे। सामने की तरफ 2 सोफ़े रखे थे कि कस्टमर अगर किसी के इंतज़ार में बैठना चाहे तो बैठ सके। दीवारों की सफ़ेदी पुरानी हो चुकी थी, कहीं कहीं तो पपड़ियाँ भी लटक रही थीं। रंग फीके पड़ रहे थे। काउंटर भी बहुत पुराना हो चुका था। देवराज चांद रिसेप्शन पर पहुंचकर मुस्कुराया, लड़कों को देखा। हुक्म जनाब। एक लड़का तुरंत कह उठा। कमरा चाहिए। हाँ। कितने दिन रुकना है? उसने पूछा। 1 महीना। इतनी देर क्यों? मेरी बहन की शादी है शहर में, उसकी तैयारियां करनी है। अगर मुझे ये होटल पसंद आ गया तो शादी के दिनों में पूरा होटल भी बुक करा सकता हूँ कि मेहमान ठहर सकें। अभी मैं अकेला हूँ, परंतु 4 दिन बाद मेरी बेगम भी आ जाएगी। लेकिन कमरा मुझे अपनी पसंद का चाहिए। कहाँ से आए आप? कादीपुर से। कादीपुर यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पड़ने वाला कस्बे का नाम था। वहाँ मेरी ज़मीन है, दूध की डेयरी है, मक्खन घी भी बनाता हूँ। देवराज चांद ने सरल स्वर में कहा। आपको कमरा मिल जाएगा जनाब, आइए मैं कमरे दिखाता। कमरा मुझे हवादार बालकोनी वाला रौनक वाला चाहिए, देवराज चांद ने कहा। हमारे पास ऐसे कई कमरे हैं। युवक काउंटर के पीछे से निकलता बोला। आपका सामान कहाँ है? बहुत बुरा वक्त आ गया है, देवराज चांद ने अफसोस भरे सर में कहा। स्टेशन पर ट्रेन से उतरते ही सूटकेस उठाने के लिए कुली किया और वो मेरा सामान लेकर भाग गया। मेरा पर्स भी उसी सामान में था। ओह, बुरा हुआ, युवक ने दुख जताया। आपका पर्स भी चला गया तो आप होटल की पेमेंट कैसे देंगे? दूसरे युवक ने कहा। पैसे तो मेरी जेब में थे, कहते हुए देवराज चौहान ने जेब से 50,000 के नोट निकाल कर दिखाए। ये बच गए। उसके बाद देवराज चौहान ने उस युवक के साथ होटल के कमरे देखे। उनमें वो कमरा भी था जिसकी बालकोनी पर उसकी नज़र थी। दूसरी मंजिल का बाई तरफ वाली बालकोनी का वो कमरा उसने फ़ौरन पसंद कर लिया। उसके बाद रिसेप्शन पर पहुंचे। रजिस्टर भरा जाने लगा। देवराज चौहान ने अपना नाम मीर अली और पता कादीपुर कस्बे का लिखा।
बात हुई कि सप्ताह का किराया एडवांस दे दिया करेगा। 1200 का कमरा था। 8400 रुपया देवराज चौहान ने दिया। पैसे की रसीद बनाई जाने लगी। सब कुछ आसानी से हो गया था। तभी दूसरा युवक देवराज चौहान से बोला, आपका आईडी प्रूफ भी चाहिए। वो तो मेरे पास है नहीं, बस चोरी हो गया बताया तो था मैंने। फॉर्मेलिटीज़ के तौर पर चाहिए, पुलिस भी कभी रजिस्टर चेक करने आ जाती है। 4 दिन बाद जब बेगम आएगी तब उसकी आईडी दे दूंगा, देवराज चौहान ने कहा। युवक ने सहमति दे दी। ये काम भी आराम से हो गया था। रसीद लेकर देवराज चौहान ने कहा, मैं शाम को आ जाऊंगा ठहरने, अभी बाज़ार से ज़रूरी कपड़े और सामान खरीद लूँ। देवराज चौहान सबीना होटल से बाहर निकला और सड़क पार करके आदिल वारसी के पास पहुंचा। बात बनी? वारसी ने पूछा। बन गई, कमरा बुक हो गया। देवराज चौहान ने बालकनी को देखा। वही कमरा मुझे चाहिए था। आईडी का क्या हुआ? देवराज चौहान ने बताया। 4 दिन, तब तक तो तुमने जो करना कर दिया होगा। परसों से अगले दिन यहाँ नेताओं का भाषण है, आदिल वारसी ने गंभीर स्वर में कहा। पता नहीं तुम सफल हो पाते हो या नहीं। मैं सिर्फ चांस ले रहा हूँ, देवराज चौहान बोला। काम हो गया तो बढ़िया, नहीं तो मेरी कोशिश तब तक चलती रहेगी जब तक कि देवेंद्र नागर जिंदा रहेगा। काम पूरा किए बिना मैं वापस हिंदुस्तान नहीं लौटूंगा, या फिर तुम जान ना गंवा दो, वारसी ने गंभीर स्वर में कहा। कुछ भी समझो, देवराज चौहान मुस्कुराया। खाली हाथ में आज तक नहीं लौटा। आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होता है। चलो कहीं पर लंच कर लें, उसके बाद कपड़ों के 2-4 जोड़े और सामान खरीदूंगा। दोनों वहाँ से हटे और आगे बढ़ गए। जहाँ तुम रह रहे हो वहाँ तुम्हारा सामान तो हो गई? सामान लेने वहाँ नहीं जाऊँगा। मैंने होटल के कमरे में पहुँचकर अपने दिमाग को वहाँ सेट करना है कि आराम से काम कर सकूँ। देखना होगा कि रात को बालकनी और मैदान कैसा रहता है। कौन से एंगल से मैदान के मंच पर खड़े इंसान का निशाना लेना ठीक होगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं सफल ना रहूँ। आधे घंटे बाद वो वहाँ एक रेस्टोरेंट में बैठे लंच कर रहे थे। मुझे एक राइफ़ल चाहिए। देवराज चंद खाना खाते धीमे स्वर में क्या उठा। राइफ़ल? आदिल वारसी ने सिर हिलाया। मिल जाएगी। .315 की राइफ़ल। यह पावरफुल राइफ़ल होती है। गोली इंसान को उधेड़ कर रख देती है। बहुत फोर्स के साथ गोली आगे जाती है। राइफ़ल पर टेलीस्कोप लगा होना चाहिए, साइलेंसर लगा होना चाहिए। फायर करके देख लेना कि साइलेंसर ठीक से काम कर रहा है या नहीं। टेलीस्कोपिक साइलेंसर लगी राइफ़ल .315 की। अर्जेंट तो नहीं है ना? कल दे देना, हो जाएगा इंतज़ाम। पाकिस्तान में हथियारों की कोई कमी नहीं है। साथ में गोलियां कितनी? सिर्फ एक। एक? वारसी खाना खाते खाते ठिठका और देवराज चौहान को देखने लगा। एक ही? देवराज चौहान खाना खाते क्या उठा। दूसरी चलाने का वक्त ही नहीं मिलेगा। मैं समझा नहीं। एक गोली, निशाना लगे या ना लगे, इतने में ही वहाँ भगदड़ मच जाएगी और देवेंद्र नागर फिर मेरे निशाने पर आने से रहा। उसके गनमैन उसे घेर लेंगे। तब मैं भी यहाँ नहीं रुक सकूँगा। फायर करते ही मुझे निकल जाना होगा यहाँ से। जल्दी पुलिस को पता चल जाएगा कि फायर कहाँ से किया गया है। पुलिस फ़ौरन ही हर उस इमारत की चेकिंग शुरू कर देगी जहाँ से मंच पर फायर किया जा सकता है। आदिल वारसी ने गंभीरता से सिर हिलाया। सिर्फ एक गोली चलाने के लिए तुम इतनी भागदौड़ कर रहे हो? एक ही गोली चलाने का मौका मिलेगा, देवराज चौहान ने कहा। और तुम्हें भरोसा नहीं कि निशाना ठीक लगा लोगे? अभी कुछ नहीं कह सकता। देवराज चौहान के चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। बाद में राइफल होटल में ही छोड़कर निकल जाओगे? हाँ। उस कमरे की बालकनी से नेताओं का मंच राइफल की रेंज में आता है या बाहर है, ये बात चेक की? चेक कर चुका हूँ, सब कुछ रेंज के भीतर है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि गोली की फोर्स कम हो जाएगी, परंतु आसानी से वहाँ तक पहुँच जाएगी। .315 की राइफल से निकली गोली कम फोर्स में भी अपना काम कर जाती है। तभी तो मैंने .315 मांगी है कि गोली अगर निशाने पर हो तो अपना काम ज़रूर कर दे। हथियारों की खूब जानकारी लगती है तुम्हें, देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। कल दोपहर में तुम मुझसे राइफ़ल ले सकते हो। फ़ोन कर देना। राइफ़ल की पैकिंग ऐसी होगी किसी को शक ना हो कि भीतर राइफ़ल है। उसे मैंने होटल में अपने कमरे में ले जाना है और कई लोग मेरे हाथ में पकड़े सामान को देखेंगे। समझ गया, मैं सब ठीक कर दूंगा। कोई और काम? नहीं। तो मेरा काम सिर्फ इतना ही है कि राइफ़ल तुम्हें दे दूँ, बस। सही कहा। मैं फ़ोन पर तुम्हारे टच में रहूँगा, शायद तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ जाए। चंद पलों की सोच के बाद देवराज चौहान ने कहा, रैली वाली शाम को तुम इस होटल के पास ही कहीं पर रहना। मुझे यहाँ से निकलने के लिए कुछ चाहिए होगा। तुम्हारा मतलब कार? मोटरसाइकिल तब ज़्यादा बेहतर होगी। कोई फ़ायदा नहीं, तब आज़ाद मैदान खचाखच भरा होगा। होटल के सामने वाली सड़क और मैदान के उस तरफ वाली सड़क या मैदान के आसपास लगती सड़कें पुलिस सील कर देगी। तब इधर किसी वाहन के चलने का तो मतलब ही नहीं है। तुम्हें फायर करने के बाद पैदल ही निकलना होगा यहाँ से, आदिल वारसी ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान ने सिर हिला दिया। मेरे ख्याल में तुम्हें निकलने में कोई समस्या नहीं आएगी। तब सड़कों पर भी लोगों की भीड़ होगी, तुम आसानी से निकल सकोगे। फिर भी मैं होटल के बाहर ही कहीं रहूँगा और जब तुम बाहर निकलोगे तो मैं तुम पर नज़र रखूँगा। अगर तुम पर कोई खतरा आता है तो शायद तुम्हारी सहायता कर सकूँ, आदिल वारसी ने कहा।
वहाँ से निकल कर कहाँ जाओगे? क्यों? ठिकाने की ज़रूरत हो तो मैं इंतज़ाम, ठिकाना मेरे पास है। ठीक है, कल दोपहर को तुम्हें फ़ोन करूँगा राइफ़ल देने के लिए। लंच समाप्त करने के बाद वारसी ने बिल दिया और दोनों बाहर आ गए। तुमने जो सामान खरीदा है उसमें मैं तुम्हारी सहायता करता, वो सब मैं खुद कर लूँगा। तुम किसी भी हाल में मुझसे मिलने होटल में नहीं आओगे। जो बात करनी हो फ़ोन पर कर सकते हो। अगर तुम होटल में मुझसे मिलने आए तो बाद में फंस सकते हो। मैं समझता हूँ, आदिल वारसी ने गंभीर स्वर में कहा। वैसे मेरा ख्याल है कि तुम सफल नहीं हो सकते। तुमने सिर्फ एक गोली का इस्तेमाल करना है, वो बेकार भी जा सकती है, निशाना चूक भी सकता है। तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं कभी भी एक गोली के दम पर खेल खेलने का प्रयास ना करता। वहाँ काम करता जहाँ ढेरों गोलियाँ चलाई जा सकती हों और शिकार किसी भी कीमत पर नहीं बचता। ये सब करके तुम सिर्फ तुक्का इस्तेमाल कर रहे हो। देवराज चांद ने कुछ नहीं कहा। आदिल वारसी कल तक राइफल का इंतज़ाम करने को कहकर चला गया।